बचा है क्या उसमें? है ही क्या उसमें? नहीं नहीं नहीं। चलो यार, अब भी आए हो आज? अब अभी अरे हाँ, कैसे हो आप? मजे में एकदम? हाउ फार डू यू स्टे? हाउ फार डू यू स्टे? ठीक है, वेरी स्पेसिफिक। इतना तो स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा था मैं। 905 मीटर्स सर। सही एकदम ऐसा 18 o'clock पे पहुंच जाएंगे, घड़ियां मिला लो। बेस्ट। चलो बेस्ट। और लातूर अपन कितना दूर रहते हैं? 5 मिनट बस। बेस्ट 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 बेस्ट। चलो अच्छा, चलिए अच्छा है। आज बहुत ही प्यारा लेक्चर है। मिल चुके हैं 30 यार, ठीक है। आप मैं एक 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 करके, और कैमरा सब लोग ऐसे। शाम का मजा है, शाम के लेक्चर का अपना एक आनंद है। टॉपिक होनी हो, आनंद आना चाहिए। टॉपिक का क्या है? टॉपिक तो लाइफ में इतने सारे हैं, एक दो कम भी हो जाए तो चलता है। चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। क्या ये पिकनिक के साथ? ओ अम्ब्रेला है, मुझे लगा सब अब वो लेकर आए हो बास्केट। गधों। ये विराज आप अभी घर से आए हो? घर वालों ने आने दिया? ये कौन सा टाइम होता है घर से निकलने का? हे भगवान। ओके। ओ तो आप घर पे बोल के दही हंडी देखने जा रहा हूँ, और उसी एरिया में लेक्चर है तो लेक्चर भी अटेंड कर लूंगा। लेक्चर लेने कुछ बोला ही नहीं है। घर ऐसे ही कर रहा हूँ, तभी घर पे चोर आ जाते हैं क्या? क्या? बैठो 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 यार, पढ़ाने दो मुझको आप लोग जबरदस्ती। चलो तृप्ति जी, आप मजे में एकदम? चलो बेस्ट एकदम। यस। मैंने क्या बोला? कीर्ति बोला मैंने तो। उनको लेके मत जाओ शाम को, या फिर 4 लोग ऐसे घेरे में लेके जाना, गधो। अरे शाम का मुझे भी टेंशन है। क्या है अब ये मनोज के बेचारा काटते ही रहेगा, वो टॉपिक निकालते हुए ढूंढेगा, मैं टॉपिक कहां से कहां रखूं, गधो। हे भगवान यार, शाम के लेक्चर का क्या करें? कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर शाम का लेक्चर का इफेक्ट आप पे क्यों आ रहा है मैम? और ये कीर्ति कौन है? तो इसीलिए पूछ रहा हूं, कीर्ति कौन है? चलो हाँ, बहुत बढ़िया। हाथ किसके कांप रहे हैं? ऐसे रखो, सीधे रखो हाथ। हाँ हाँ हाँ। 7 बजे का प्रॉब्लम है क्या? हे भगवान, तो लेक्चर 6:45 छोड़वा देंगे अपन, फिर ठीक है। पता लगा क्लास में 2-3 लोगों के हाथ कांप रहे हैं, क्या मतलब है? फिर उन 2 दिन को बैठना पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाके। चलो, वो पंखा अजीब नहीं लग रहा आपको आज? उस मेरे अरे नहीं, पर वो लग नहीं रहा, वो क्या होगा उसके साथ? चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। क्या है वैसे भी, उधर कैसे जाएगा ये कृष्णांशु? क्या वो क्या सुदर्शन चक्र थोड़ी है कि उधर जाएगा? गिरेगा तो नीचे गिरेगा, वो साइड में गिरता है क्या? हाँ वैसे भी क्या है, अच्छे 20-25 साल तो जीवन के हो ही चुके हैं आपके, वही गोल्डन पीरियड था। अब ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं आगे तो ए यार चलो पढ़ाई करेंगे। यस यार, चैप्टर नंबर 7। सो व्हाट वी हैव डन, we've already discussed some part of the chapter, we've written some part of the chapter is covered in some other part of the chapter, and there are few topics to be studied. इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमको समझ में आता है इस चैप्टर में है क्या क्या। इस चैप्टर में क्या है? सबसे पहले चैप्टर नंबर 7, दिस चैप्टर इज एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ सीएफ। ये तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम हर एक टॉपिक की नंबरिंग करके रखते हैं, ताकि हमें आइडिया क्लियर रहता है कि चैप्टर में क्या क्या है। टॉपिक नंबर 1 इज सोर्स ऑफ सीएफ। जैसे कि हमने कल देखा था कि हम कॉर्पोरेट जो भी फाइनेंस का सोर्स क्या है, फिर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ऐसे करके उन्होंने थोड़ा ज्ञान दिया। फिर उन्होंने कहा शेयर कैपिटल का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, याद आ रहा है 5 लॉस, कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स ऑफ 2014, आईसीडीआर, एलओडीआर, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज 2021, और एंड में बैंक और एनबीएफसी का भी उन्होंने बता दिया एक पॉइंट में। फिर आ गए इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, उसमें डीवीआर कौन से होते हैं, डीवीआर की कंडीशंस पढ़ी हमने। उसके बाद में आ गए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके 2 टाइप्स एज इन उसके 2 फीचर्स रैदर। उसके बाद में आ गए टाइप्स ऑफ इशू, ये चैप्टर 8 में कवर था। पब्लिक इशू, उसके अंदर आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू। उसके बाद में आ गया डिबेंचर्स, उसके टाइप। उसके बाद में ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, उसके बाद में बॉन्ड। ये सब चैप्टर 8, चैप्टर 14 के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा मसाला बॉन्ड। जबरदस्त कंसेप्ट कि मसाला बॉन्ड इज नथिंग बट अ बॉन्ड issued outside India. So generally, when we issue bonds outside India, it is
denominated in foreign currency. But in that case, the issuer has to bear a foreign exchange currency risk. To avoid that risk, if we issue a bond outside India which is denominated in Indian currency, we are devoid. Then we can avoid that particular risk, and such bonds are termed as masala bond. इशुअर को फायदा ये होता है कि इशुअर के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहता नहीं है. इशुअर का नुकसान ये है कि मसाला बॉन्ड लोग लें, इसके लिए उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको क्या ज्यादा देना पड़ता है? इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है. फिर मसाला बॉन्ड के हमने 2-3 रूल्स भी पढ़ लिए कुछ, कि 3 साल 5 इयर्स ये मिनिमम रहेगा. अगर 50 मिलियन से कम है, 50 मिलियन से ज़्यादा, उस पर डिपेंड करता है. फिर हमने पढ़ लिया कि कभी भी आप इशू कर रहे हैं तो आपको ऑल इन कॉस्ट सीलिंग रखना है, जो भी गवर्नमेंट यील्ड है प्लस 300 बेसिस पॉइंट्स. इस प्रकार हमने कुछ बेसिक प्रोविजंस भी पढ़ लिए. इन्वेस्टर भी एलिजिबल होना चाहिए. फिर हम लोग बड़े आगे म्यूनिसिपल बॉन्ड, म्यूनी बॉन्ड्स. फिर इसको हमने बहुत जनरल था तो 4 पॉइंट्स बना दिए कि ये कब से इशू आता है, इसके लिए रेगुलेशन कब आया, ये कौन से म्यूनिसिपैलिटी ने सबसे पहली बार इशू किया है? बैंगलोर. उसके बाद में अहमदाबाद वगैरह ने भी इशू किया हुआ है. तो इस प्रकार के हमने कुछ जनरलाइज पॉइंट पढ़े कि उससे हम क्या बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, ये सब जनरल चीज़ें पढ़ी. उसके बाद में आया AIF, रीट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बैंक फाइनेंस, फॉरेन फंडिंग, ECB. ये सब रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं. जो चैप्टर 14 का कंटेंट है वो बाकी है, बस बाकी सब चीज़ हमारी हो चुकी है. उसके बाद में आया एक टॉपिक FDI. FDI को मैंने स्किप किया उस टाइम के लिए. यहां तक अगर हम देखें तो चैप्टर हो ही चुका है. ये है चैप्टर और यहां तक हो चुका है, और अब हमको डिस्कस करना है सिर्फ इतनी सी चीज़ है. इसके अंदर फिर हमने FDI को स्किप कर लिया, तो आज FDI देख लेंगे. स्किप इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट को पूरा रखा ही नहीं है, सिर्फ हाईलाइटर्स दे दिए, बहुत ईजी जाएगा. फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पढ़ने में मजा आएगा. ये आपने जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है सेम वापस आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. बस कुछ बच्चों ने अगर एग्जीक्यूटिव बहुत पहले पढ़ा था तो उसके अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की 3 कैटेगरी पड़ी होगी, वो 2 कैटेगरीज हो चुकी है. बहुत बच्चों ने तो 2 ही पढ़ी थी जिन्होंने रिसेंटली एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, वो यहाँ पे वापस देख लेंगे. फिर हम लोगों ने कल कंसेप्ट शुरू कर दिया था सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे. फिर सिक्योरिटी रिसीट, और ये एंड का टॉपिक कुछ भी नहीं है, चैप्टर 14 में वैसे भी कवर्ड है. तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमको आज सिर्फ ये 4 टॉपिक्स ही तो पढ़ने हैं. जैसे ये 4 टॉपिक खत्म होते हैं, ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद में इस चैप्टर में मैं 4 टॉपिक्स पे 4 मार्क कराता हूँ. उसमें से 4 टॉपिक्स में कौन से? एक मसाला बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, और फिर आ जाता है यही जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन और सिक्योरिटी रिसीट. क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 4 में से किसी भी आना चाहिए. आइडियली पढ़ के हम सबको जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इन चारों पे आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि इस पे इजीली एक 3 मार्क का क्वेश्चन या 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. ऊपर जो है मसाला बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, इजी क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, और ये सिक्योरिटाइजेशन के अंदर या सिक्योरिटी रिसीट पे भी क्वेश्चन बन सकता है. तो अगर ये पढ़ लिया तो चैप्टर इज डन. दिस चैप्टर इज नथिंग, दिस चैप्टर इज मियरली एन इंट्रोडक्शन. नाउ व्हेन वी हैव सीन द ओवरव्यू, द चैप्टर लुक्स वेरी इजी. ऐसा कि कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, एंड दैट इज वाई ऐसे कि चैप्टर आपको सेल्फ स्टडी में सबसे आसान जाएगा, बिकॉज इस चैप्टर को आप हमेशा एंड में पढ़ो. पूरा सिलेबस पढ़ लो, फिर इसके पास आओ तो आप देखोगे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. ओके, मसाला बॉन्ड क्या है पढ़ लेते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है पढ़ लेते हैं, FDI क्या है पढ़ लेते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो पढ़ लेते हैं, सिक्योरिटाइजेशन पढ़ लेते हैं, सिक्योरिटी रिसीट पढ़ लेते हैं, और खत्म बात. मतलब अगर मैं हाईलाइट करने की कोशिश भी करूं, नया क्या है यहाँ पे, नहीं ये भी नया नहीं है, लास्ट वाला गलत हो गया. ओ मुझे सिंगल बैक करना था. यस, खैर आपको समझ ही रहा है, लास्ट वाला भी हटा दूं मैं बस. ये सिर्फ इतने ही तो टॉपिक्स नए हैं, बाकी सब में तो यही लिख रहे हैं कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, वो हमने उसमें ऑलरेडी पढ़ लिए. तो ये चैप्टर बिल्कुल एफर्ट्स ही नहीं लेता है. अगर मुझे पेपर बचाना होता तो ये चैप्टर को हम जितने पेजेस में दे रखा है उससे कम करके 6-7 पेज के अंदर खत्म कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली तो कहीं और कवर्ड ही है ना. ऐसा है, बट ठीक है. वो क्या होता है कि मॉड्यूल देखते हो और आप डर जाते हैं, तो इसलिए अपन सब चीज़ें रख देते हैं ताकि आप मॉड्यूल से कभी भी देखो तो यूल फील कंफर्टेबल. हाँ, एंड यू नो कि दिस इज कवर्ड देयर, तो कंफर्ट लेवल इज देयर, एज इजी एज दैट. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट सिक्योरिटाइजेशन. चलो, टॉपिक नंबर 19. अब आपको समझेगा, हर एक पॉइंट को मैंने एक टॉपिक भी दे रखा है ऐसा, तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा. मार्किंग मैं आपको करवा दूंगा. अब आते हैं सिक्योरिटाइजेशन पे, जो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे. सिक्योरिटाइजेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया, वो काफी जनरल था कि हमने बस कंसेप्ट समझा सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है. इट्स ओके, बंद कर दो बस. अब सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है हमने नहीं समझा था, ठीक है. अब हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और सिक्योरिटाइजेशन के अंदर हमें क्या पढ़ाया इन्होंने ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. सिक्योरिटाइजेशन, हमें सिक्योरिटाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है पहले ही बता देता हूं. सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट आएगा, सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस आएगा, स्टेप्स आएंगे, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की रेगुलेशन आएगी थोड़ी सी, एलिजिबिलिटी, हु ऑल आर एलिजिबल टू इशू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, वो आएगा, और बस फिर आ जाएगा पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, एंड यहां पे आके टॉपिक आ जाएगा खत्म. ऐसा तो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की बहुत सारी चीजें, उसको मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए सिंप्लीफाई भी कर रखा है. सिक्योरिटाइजेशन में सबसे पहले आएगा अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटाइजेशन, कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है,
मॉड्यूल के हिसाब से एकदम लीगली। कल तो हमने उसको कंसेप्चुअली समझ लिया, बस आज हम लीगली समझेंगे। उसके बाद में व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, एक डेफिनेशन, स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइज दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेगुलेटेड अंडर, कौन एलिजिबल है, पब्लिक ऑफर कैसे होगा, अदर प्रोविजंस। बस ये पढ़ेंगे एंड विल बी डन। चल आते हैं हम लोग यहां पे। Securitization is the process of pooling and repackaging of homogeneous illiquid financial assets into marketable securities that can be sold to investor। पता नहीं सर क्या कह दिया इन्होंने, आते हैं आराम से। Securitization is the process of pooling। Pooling सबसे पहले, जैसे कि कल के एग्जाम्पल में कृष्णांशु का एक घर था, वो बैंक के लिए, बैंक के बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखोगे तो वो असेट में आया होगा, लायबिलिटी में? असेट, क्योंकि बैंक ने लोन दे रखा है ना, तो लोन इज एन असेट, तो बैंक का वो एक असेट है। ऐसे ही बैंक के बहुत सारे असेट होंगे ना, बहुत सारे लोन दे रखे हैं, उन सब असेट्स को, जो असेट्स हैं लेकिन वो असेट्स कैसे हैं, फाइनेंशियल असेट है। लोन आपका कोई फिक्स असेट थोड़ी ना है, लोन एक फाइनेंशियल असेट है। ऊपर से फाइनेंशियल असेट कैसा है, इलिक्विड है। आप आज उसको बेचना चाहो तो बेच नहीं पाओगे ना, तो एक इलिक्विड फाइनेंशियल असेट है। तो बैंक क्या कर रही है, अपने फाइनेंशियल असेट्स, लोन्स इलिक्विड हैं, वो भी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसे लोन को एक जैसा इकट्ठा करती है। जैसे कि बैंक के पास बहुत टाइप के लोन होते हैं, एक होता है क्रेडिट कार्ड लोन, वो भी तो है, एक होते होंगे बैंक के पास में ओवरड्राफ्ट वाले, ये सब लोन ही है, और एक होते होंगे लॉन्ग टर्म लोन। तो वो क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट और लॉन्ग टर्म लोन, इनका एक पैकेज नहीं करेगी कभी भी, वो लेगी बहुत सारे होम लोन, उन्हीं को साथ में पूल करेगी और उनके बेस पे आगे क्या करेगी, इनको कन्वर्ट कर देगी, इनको रीपैकेज कर देगी इनटू marketable securities that can be sold to investor। आहा, अगर लास्ट लेक्चर का वो डिस्कशन नहीं होता तो ये शब्द तो मैं समझा ही नहीं सकता। कुछ लोग यहीं पे हार मान जाते हैं कि सर ये टॉपिक तो छोड़ के जा रहे हैं, बट अगर आप सोचोगे तो आप डुएबल है, इतना कठिन नहीं है। लैंग्वेज बनाई उन्होंने कठिन, बट जो भी ये समझ में तो आ रहा है कि बैंक्स अपने फाइनेंशियल असेट्स को देखती है, मतलब लोन्स को देखती है, उनमें से वो सब इलिक्विड है, इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स को देखती है, उनको भी होमोजीनियस देखती है, जो एक जैसे दिख रहे हैं, उनको साथ में पूलिंग करती है, उनको रीपैकेजिंग करती है और मार्केटेबल सिक्योरिटी बना के इन्वेस्टर को बेच देती है। ये मार्केटेबल सिक्योरिटी इज नथिंग बट आर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट जो एंड में शो होंगे। ये इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स आर नथिंग बट लोन्स। जो बैंक ने लोन्स दे रखे हैं वही हमारे इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स हैं। तो हमारे इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। एज इजी एज दैट। रुक जाते हैं। द प्रोसेस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस प्रोसेस से कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, हाँ, सिक्योरिटाइज्ड डेट असेट बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन और आर सिक्योर्ड बाय सेग्रीगेटेड इनकम प्रोड्यूसिंग असेट और पूल ऑफ असेट। हा। जब कुछ इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, और उनको हम इश्यू करते हैं, दे आर सिक्योर्ड। उनको अगर कल को रीपेमेंट नहीं मिला तो उनके पास है क्या है, इनकम प्रोड्यूसिंग असेट्स। ये इनकम प्रोड्यूसिंग असेट वही है कृष्णांशु का लोन। कल को अगर ऐसा होता है कि जो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए इसमें बैंक रीपे नहीं कर पा रही है, तो उनके पास कृष्णांशु के लोन का असेट है, प्रॉपर्टी है, उसको बेच के पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो एक इनकम प्रोड्यूसिंग असेट है, ये इनकम प्रोड्यूसिंग असेट में भी ये बात लोन की कर रहे हैं। लोन आपका एक इनकम प्रोड्यूसिंग असेट है, ये समझ में आ रहा है कैसे? बैंक के विजन से बैंक का एक असेट है और वहां से इंटरेस्ट आ रहे हैं ना बार बार, तो बैंक का एक इनकम प्रोड्यूसिंग असेट है वो, ठीक है। द पूल ऑफ असेट्स कोलैटरलाइजेस सिक्योरिटीज, ठीक है सर, कि जो पूल ऑफ असेट्स हैं, कृष्णांशु का जो घर था, ऐसी बहुत सारे घर, ऐसे बहुत सारे लोन का पूल बनाया है और यही कोलेटरल की तरह दे देते हैं फॉर दीज सिक्योरिटीज। पूल ऑफ असेट कोलेटरलाइजेस सिक्योरिटीज। सर क्या क्या बोल दिया इन्होंने। द इंडस्ट्री वॉज बॉर्न इन 1970। ये कंसेप्ट सबसे पहली बार आया 1970 में, उसके पहले था ही नहीं। द इंडस्ट्री वॉज बॉर्न इन 1970 इन यूनाइटेड स्टेट्स विद द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ यूएस गवर्नमेंट गारंटीड रेसिडेंशियल होम मॉर्गेजेस। ये पहली बार वहां पे गवर्नमेंट ने किया था। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लोगों के होम मॉर्गेजेस थे, उन्होंने उसी के ऊपर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिए थे बाय गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था जिन्होंने पहली बार सिक्योरिटाइजेशन वर्ल्ड में किया 1970 में। दीज असेट्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय पर्सनल और रियल प्रॉपर्टी, जैसे कि ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, इक्विपमेंट लोन। आपने जैसे कि हमारे कल के एग्जाम्पल के अंदर सिक्योर्ड थे बाय होम, इट कुड बी अ ऑटोमोबाइल लोन। किसी ने टू व्हीलर लोन पे लिया है तो टू व्हीलर भी तो हाइपोथिकेटेड होती है,
आप अगर देखेंगे, आप कभी भी ईएमआई पे लेंगे तो आपका जो आरसी होता है, स्मार्ट कार्ड, उसके पीछे लिखा होता है हाइपोथिकेटेड बाय आईसीआईसीआई, मतलब ये आपने लोन पे ले रखी है। तो उस केस में बैंक के लिए भी तो वो एक असेट है, जो बैंक ने 1 लाख रुपए आपको दिए हैं और उसके ऊपर आप एवरी मंथ ईएमआई दे रहे होगे, बैंक के लिए वो भी एक असेट ही है। तो इट कुड बी एनीथिंग। हमारे कल एग्जांपल में होम होगा, रियल लाइफ में भी रियल एस्टेट ही ज्यादा होगा, लेकिन हो तो सकता है, इनका कहना है ऑटोमोबाइल हो सकता है, इक्विपमेंट लोन हो सकते हैं, बट इन सम केसेस दे आर अनसिक्योर्ड, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेट, कंज्यूमर लोन। अब ये रेयर पॉसिबिलिटी है, बट ये कह रहे हैं कि कुछ बैंक्स ने तो ये भी किया है कि पैसे का इतना लालच आया कि हमारे कल के एग्जाम्पल में तो क्या था कि कृष्णांशु था, उनका एक होम लोन है, उनका घर है हमारे पास में, और हमने इसके बिहाफ पे सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिए। कुछ बैंक्स ने तो कुछ अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं। अनसिक्योर्ड लोन देने का बेस्ट एग्जांपल इज क्रेडिट कार्ड। आज जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो आप 2-5 लाख रुपए खर्च कर देते हो, और उस पर आपने बैंक को कोई सिक्योरिटी तो दे ही नहीं रखी ना। तो कुछ बैंक्स तो ये भी कर सकती है, अगर चाहे तो, जो क्रेडिट कार्ड लोन है इसके ऊपर भी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है। अब इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब वापस इसमें क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कि व्हाई वुड इन्वेस्टर इन्वेस्ट, वो तो यहाँ पे सिक्योर्ड ही नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट आर जनरली सिक्योर्ड, बट दे कुड बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो। रेयर केस होगा, बट जनरली दे आर सिक्योर्ड, बट दे कैन बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो। देयर आर 4 स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन। अब आराम से समझना, यहां तक हमने जो भी पढ़ा है ये हमारा कंसेप्ट चेक कर रहे हैं कि हमें समझ में आया नहीं आया। आपको जो याद करना होगा वो एक सिंगल लाइन होगी, ये लाइन आपको याद रखनी होगी। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द illiquid assets to marketable securities। बस सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम illiquid assets को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये समझना तो आसान है। किसी को एक आशिक बना, क्या बात है, ये तो वैसा हो गया एकदम। वो नहीं होता क्या, छोटे भाई को घर की छत पे भेज के घुमा 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 किया है क्या बचपन में, एंटीना घुमा घुमा, आया 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 आया, टीवी आई 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 आई। हे भगवान, तेरा तेरा तेरा। अब मुझे पता कैसे चलेगा पूरा कंटिन्यूसली आ रहा है या नहीं आ रहा है यार। तेरी यादें तेरी बातें, नहीं नहीं रुक जाओ यार, यार ये तो नया प्रॉब्लम हो गया है ना। हाँ सही बात है, उससे टेस्टिंग हो जाएगी ना, सही बात है। फिर आप डिसाइड करना मैं अगले राउंड में आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे। सिक्योरिटाइजेशन के अंदर आपको जो याद रखना होगा, आपको याद रखना है दैट सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इलिक्विड एसेट टू मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब किसी को एक स्टेप और आगे जाना है, तो इलिक्विड एसेट कैसा होता है, ये एक फाइनेंशियल एसेट होता है। इलिक्विड एसेट जब हम साथ में करते हैं, हम होमोजीनियस एसेट्स को साथ में करते हैं, ये एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए। बट इलिक्विड एसेट तो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको कन्वर्ट करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। दिस इज सिक्योरिटाइजेशन। किसी को एक स्टेप और आगे जाके याद रखना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि ये यूएस में स्टार्ट हुआ 1970 के अंदर, कि पहली बार ये कंसेप्ट आया था यूएस के अंदर इन 1970। सिंपल ऐसा, ये सिक्योरिटाइजेशन हुआ। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कल हमने पढ़ा था वो हमने कंसेप्ट से पढ़ा, आज हम लीगली पढ़ेंगे कि लॉ के हिसाब से सिक्योरिटाइजेशन होते टाइम किन किन एंटिटीज की जरूरत है। स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन एकदम सिंपल, पहले बताता हूं फिर वापस नोट्स को रीड करते हैं। एसपीडीई इज क्रिएटेड। एसपीडीई, मुझे पता है कि आपके दिमाग में एसपीडीपी आ जाता है, संभालना अपने आप को। स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, दिस इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ एसपीवी। इसको एसपीवी जैसे ही मानो। बस बेयर एक्ट में जब उन्होंने ये कंसेप्ट लाए थे तब उन्होंने एसपीडी लिख दिया, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। स्पेशल पर्पस व्हीकल मानोगे तो चलेगा।
स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटीज क्रिएटेड, तो जिस भी बैंक को सिक्योरिटाइजेशन करना है सबसे पहले क्रिएट करेगा एक स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, एक एसपीवी क्रिएट किया। फिर इलिक्विड असेट ऑफ द ओरिजिनेटर इज ट्रांसफर्ड टू एसपीडीई। ओरिजिनेटर मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे असेट हैं जिसके बिहाफ पे वो आगे सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहते हैं, वो हो गया ओरिजिनेटर। सो इलिक्विड असेट ऑफ द बैंक इन आवर केस इज ट्रांसफर्ड टू एसपीडी। तो हमने एक एसपीडी क्रिएट किया, बैंक उस असेट को, उस लोन को ट्रांसफर कर देगा टू एसपीडी। ठीक है, कर दिया। नाउ एसपीडीई विल इशू सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर एंड रेज मनी। एसपीडीई वो पैसा सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके मनी रेज करेगा एंड एसपीडीई विल ट्रांसफर द मनी टू द ओरिजिनेटर। आप कल जो हमने पढ़ा था सब कुछ सेम है, बस rather than the bank only issuing securitized debt instrument, the bank creates a SPV, bank will transfer the asset to SPV, SPV will issue the instruments and then SPV will give back the money to bank. As simple as that. तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बस एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस बने थे, फिर स्टॉक एक्सचेंज को लगा कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम हम ही कर रहे हैं। अभी तक पहले तो हम ही करते थे, हम ही एक कंपनी बना देते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो ये काम करेगी, करना हमें ही एक तरह से, लेकिन हमने एक सेपरेट एंटिटी बना दिया तो वो उस काम पे फोकस कर सकते, कि एक्सपर्टीज रहेगी, तो उन्होंने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनाया। अब यहां पे बैंक चाहे तो खुद भी इशू कर सकती है, पर देन बैंक हैज टू अंडरगो ऑल द कंप्लायंस, एलिजिबिलिटी, ये सब बैंक को ध्यान रखना पड़ेगा। तो लीगली उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, ये सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करने का काम एक सेपरेट एंटिटी को देंगे। जनरली ये पूरा का पूरा बैंक से कंट्रोल्ड होता है, पर ये एक सेपरेट कंपनी बनेगी। बैंक बोलेगा कि ये जो कृष्णांशु का होम लोन है ये आपको ट्रांसफर करते हैं, अब आप इशू करो सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी इशू कर दी, मनी रेस कर लिया, अब पैसे हमें वापस दे दो। तो हमने जो पढ़ा एग्जैक्टली सेम है, बस इस बीच में हमने एक और एंटिटी को ऐड कर दिया है कि स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। ऐसा पढ़ते हैं यहां से, एकदम स्लो एंड स्टडी, कोई जल्दबाजी नहीं। यस, यहां से दीज आर द 4 स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन। क्या है? पहला, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटीज क्रिएटेड। ये क्यों क्रिएट हो रही है? To hold title to the asset underlying securities. Securitization as a structured finance mechanism has several commercial advantages, including balance sheet and risk management, increased liquidity, cost-efficient financing, marketability of resulting securities, and an opportunity for portfolio diversification, which has remained an attractive option for banks, NBFCs, and financial institutions in India. तो बहुत लोग सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, उसके बहुत फायदे हैं। आप ये नहीं भी पढ़ो तो आपको समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, बैंक को फ्री फोकट का पैसा मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है बैंक के लिए। बैंक के जो इलिक्विड एसेट्स थे उनसे बैंक पैसा जनरेट कर पा रहा है, तो ये सारे एडवांटेजेस के कारण ये बस बता रहे हैं कि इट इज अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन। सेकंड, तो सब पहला पॉइंट एक्चुअली हो गया, एसपीडी इज क्रिएटेड। देयर आर 4 स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन, एसपीडी इज क्रिएटेड। एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एक इजी 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो हमें स्टेप्स तो अच्छे से ध्यान रखने हैं। एसपीडी इज क्रिएटेड। नेक्स्ट, the originator or holder of the asset sells the asset to SPD। इसको ही हम माइल्डली बोलें तो the originator, the bank, transfers the asset to SPD, ऐसा, and SPD is yet to make the payment। ठीक है, now the SPD with the help of investment banker issues securities which are distributed to investor। अब SPD ये securitized debt instrument इशू कर देता है, इशू करते ही पब्लिक से पैसा आ गया है, तो अब उन्होंने जो असेट लिया था उसका पैसा वापस देना पड़ेगा ना। So the SPD pays the originator for the assets with the proceeds from sale of securities। हम इनको यहां पर दे देते हैं। इस प्रकार से ट्रांजैक्शन को इन्होंने स्ट्रक्चर किया। एक वर्ड इससे मैं बहुत ज्यादा अग्री नहीं करता हूं, ये सेल वर्ड लिख देते हैं यहां पे कि इन्होंने एसेट को सेल कर दिया है। सेल से बेटर एक वर्ड यूज करना चाहिए, ट्रांसफर। तो हमने हमारी समरी में तो ट्रांसफर लिखा है, बट इन्होंने यहाँ पे सेल लिख रखा है, नहीं अपने ट्रांसफर की तरह पढ़ा तो भी चलेगा। अब इसको इस प्रकार से देखो एक बार सब लोग यहां पे, चलो फोकस स्क्रीन पे रखेंगे, कुछ नए शब्द सीखेंगे अभी। सबसे पहले इसको देखो, सिर्फ इस पे फोकस करो। एक बैंक है, बैंक के लिए ही लॉ में जो वर्ड यूज किया उन्होंने कर दिया है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर, ठीक है, जहां से पूरा ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हो रहा है, और ये बैंक हो सकता है। ठीक है, फिर यहां पे हमारे केस में जो कृष्णांशु था, बोरोवर, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है ऑब्लाइजर, ऐसा जिसकी ऑब्लिगेशंस हैं पे करने की। वेरी इजी। हमारे लिए सिंपल वर्ड हमेशा रहेगा बैंक और बोरोवर, बिकॉज इससे आप कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए आपके लिए ओरिजिनेटर या ऑब्लाइजर, तो घबराना नहीं है, इट इज ओके, सेम है। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, इन्वेस्टर। ये वो लोग थे जिन्होंने सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा।
ये तो हम कल तक पढ़ ही चुके थे। तो आज हमने एक ही एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया बीच में, SPDE, जो कि इज नथिंग बट SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसी का दूसरा नाम स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। रैदर देन द बैंक डायरेक्टली इशूइंग सिक्योरिटी, देयर इज अनदर एंटिटी इन बिटवीन हु इज डूइंग ऑल द वर्क ऑफ बैंक, ताकि बैंक अपने कोर काम पे ध्यान दे सके। बैंक का कोर काम लोन देना है ना, बैंक उस पे ध्यान देगा, बैंक यहां ध्यान नहीं देगा, SPV होगा, वो पूरा काम करेगा। अब चारों से आप मिल लिए, तो स्टेप्स के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले बैंक ने लोन दिया होगा, वो जो लोन दिया है बैंक ने लोन दिया होगा, वो लोन बैंक के बैलेंस शीट में एक असेट की तरह दिख रहा है। मैं और अच्छे से बताऊं तो एक फाइनेंशियल असेट की तरह दिख रहा है, और वो असेट भी कैसा है, एक इलिक्विड असेट है, इनकम जनरेटिंग असेट है। बहुत अच्छी बात है। अब बैंक क्या कर रहा है, इसी असेट को, थर्ड स्टेप में इसी असेट को ट्रांसफर कर देता है टू SPDE, ठीक है। और SPDE इसी असेट को यूज करके इशू कर देता है इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेस्टर से पैसा आ जाता है, और इस पैसे से SPDE पे ऑफ कर देता है ओरिजिनेटर को, क्योंकि ट्रांसफर हुआ था। एंड दिस इज एज सिंपल एज सिक्योरिटाइजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन illiquid homogeneous financial assets into marketable securities, this process is known as securitization। सब लोग साथ में वापस, यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, इसी इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। वेरी सिंपल। ये जो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, दीज आर रेगुलेटेड बाय सारफेसी 2002, एंड जो हम लोग अभी जिसकी बात कर रहे हैं, सेबी, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट्स रेगुलेशन 2008। ये एक रेगुलेशन है सेबी का, जो ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ये उस रेगुलेशन में लिखा हुआ है। सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट रेगुलेशन 2008, और साथ में RBI की गाइडलाइंस भी है 2012 की। तो ये पूरे जो तीन चीजें हैं ये रेगुलेट करते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट को। ये जो SPV होती है बीच में SPDE, ये जनरली होती है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपने सुना होगा ARCs, तो ARCs ये होती हैं जो SPV की तरह पूरा काम करती हैं कि आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे। आपका लोन है ना, लोन दो हमको, इस लोन से हम मार्केटेबल सिक्योरिटी इशू करके पैसा लाके देते हैं। एंड दिस इज अ लिटिल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एज टू व्हाट वी हैड डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। बट ये भी ईजी है अगर इसको भी हमें समझाना हुआ। अब अगर सिक्योरिटाइजेशन भी ये भी आ गया व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, तो हम वो भी 5 मार्क्स के लिख सकते हैं, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस ही समझा दिया। पहले तो डेफिनेशन इतनी सी है, फिर ये प्रोसेस भी समझा दिया, दिस इज सिक्योरिटाइजेशन ओनली। अब अगर मैं इसमें स्टेप्स मार्क करता हूं ताकि कंसेप्ट एकदम फाइनली परफेक्ट हो जाए, दिस हैज टू बी स्टेप 1, दिस इज नो स्टेप बट आई एम मार्किंग इट एज स्टेप 2 कि HDFC ने लोन दिया, अब वो लोन HDFC के बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब ये HDFC इस लोन को ही स्टेप 3 के अंदर SPDE को बेच देती है। SPDE सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट हो जाता है और इसी पैसे को वो ओरिजिनेटर को दे देते हैं। एंड दिस इज सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। सिंपल, इजी, इतना कठिन भी नहीं है। अगर इसको डायरेक्टली आज देखते तो एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, पर इसको कल देख लिया है तो हमको लगता है हाँ ये सब एग्जिस्ट तो करता ही है। आज बस इसका हमने थोड़ा सा और लीगली इसको देख लिया, थोड़ा सा और लीगली देखते हैं, फिर और कोई क्वेरीज होंगे तो उसको भी देखते हैं। अभी तक हम कंसेप्ट पे ही हैं। व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन हुआ, स्टेप्स हुए, स्टेप्स के अंदर हमने ये जो पढ़ा है, स्टेप्स लिखे हैं उसी को ऊपर पढ़ा। अब इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से याद रखना है तो स्टेप्स। स्टेप 1, SPDE इज क्रिएटेड, हमने स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी को क्रिएट कर लिया। स्टेप 2, द ओरिजिनेटर और बैंक ट्रांसफर्स द इलिक्विड एसेट टू SPDE। स्टेप 2। स्टेप 3, SPDE issues securities to investor and raises money. Step 4, SPDE gives money to the originator. यही तो steps हैं। Very easy, very easy. अब ये चीज ऑलरेडी मैंने ऊपर ही कवर कर ली कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेगुलेटेड अंडर 3 चीजें, सारफेसी 2002, SEBI issue and listing of securitized debt instrument and security receipts regulation 2008 and RBI guidelines of 2012। ठीक है, यहां पे आते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये हुआ था स्टेप्स। उसके बाद में कन्वर्जन की बात की हमने पढ़ लिया। इन्होंने वापस स्टेप्स बताया, ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये मॉड्यूल के अंदर। पहले आ गया देयर आर 4 स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन, वेरी गुड। फिर उन्होंने वापस बताया स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन। हम ऊपर वाले ही फॉलो करेंगे, लेकिन एक बार इसको भी पढ़ तो लेते हैं क्या लिख के दिया है।
एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. दिस इज द सेम एसपीवी या फिर जिसको हम कहते हैं एसपीडी. स्टेप 1 उन्होंने लिखा था क्रिएशन, इन्होंने सीधा कहा स्टेप 1 इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द ओरिजिनेटर. द एसपीवी विद द हेल्प ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इश्यू सिक्योरिटीज व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर एंड एसपीवी पेज द ओरिजिनेटर फॉर द फाइनेंशियल एसेट परचेज द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज. समझ में आ रहा है क्या? ये और ऊपर का सेम है, बस उन्होंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा था एसपीडी इज क्रिएटेड. सब कुछ सेम है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. वापस सेम. The industry was born in 1970 in United States with the securitization of US government guaranteed residential home mortgages by Government National Mortgage Association. किसी को लगता है कि उसको ये भी याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक बिना पढ़े आपको ये दो चीज़ें तो याद ऑलरेडी हो चुकी है. 1970 यूनाइटेड स्टेट्स. 1970 यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले हुआ था. किसी को याद रह सकता है अगर गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन इन्होंने किया था. जनरली क्या होता है बताता हूँ. बच्चे इसको पढ़ते हैं बट एग्जाम में उनको ये जो याद आता है उनको लगता है वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि कुछ तो गलत है और वो लिख के यही दोनों आते हैं कि 1970 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ था. तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो लिखो, गलत नाम मत लिखना. आपको थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो मत लिखो. इससे अच्छा 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार सिक्योरिटाइजेशन हुआ था. इसके बाद में वापस लेकर आए सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की जनरल बातें. सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय सारफेसी 2002 पढ़ चुके हैं हम. सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट रेगुलेशन 2008 एंड आरबीआई गाइडलाइंस 2012 की. हमें ऑलरेडी पता है, हमारी समरी में है. अब एक नई चीज, इंडिया में कब हुआ सबसे पहले? क्योंकि हमने पढ़ा 1970 में यूएस में हुआ. फर्स्ट सिक्योरिटाइजेशन डील इन इंडिया बिटवीन सिटी बैंक एंड जीआईसी म्यूचुअल फंड इन 1991 फॉर 160 मिलियन. तो पहली बार भारत में जब ये हुआ था 160 मिलियन का डील हुआ था. उसके अंदर सिटी बैंक और जीआईसी म्यूचुअल फंड के बीच में हुआ था. आगे देखेंगे कैसे हुआ था. इनिशियली दिस रेगुलेशन was applicable to public offer of securitized instrument and listing of securitized instrument. अब देखो रेगुलेशन का नाम क्या है? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. तो उसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे थी? इशू ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. से क्या पढ़ाऊं मैं आपको? ठीक है. नहीं, इतना आसान नहीं. अभी आए इन्होंने कहा नहीं तुमको समझा नहीं. इन्होंने एक और बार सिक्योरिटाइजेशन पढ़ाने की कोशिश की. एकदम सिंपली देखना, बस ये यहां से यहां तक देखेंगे और कुछ नहीं. इसके बाद में हम सीधे जंप करेंगे एलिजिबिलिटी पे. तो एक बार यहां से यहां तक पढ़ रहे हैं. Securitized debt instruments has been defined to mean any certificate or instrument by whatever name called. They are talking about those instruments जो कि कौन इशू करता है? SPD. सही है. स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी एक इंस्ट्रूमेंट इशू करता है. वो सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट किसी भी नाम से बुलाओ, issued to an investor by an issuer being a SPD. तो अभी ये पढ़ा रहे हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है. सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट एंटिटी इशू करती है एक इन्वेस्टर को, विच possesses any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be. अब इसका मतलब क्या समझना. Securitized debt instrument refers to a certificate or instrument or by whatever name called which is issued by SPD issued to an investor who has the investor has beneficial interest in something. हम लोगों ने कल जब पढ़ा था जो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के इन्वेस्टर्स थे उनका एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट कृष्णांशु के घर में था. ये उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा मॉर्गेज लोन में या कोई तो असेट होगा, कुछ तो होगा जो सिक्योरिटी के रूप में दिया होगा कि कल को अगर डिफॉल्ट हुआ तो उस असेट को बेच सकते हैं. देखते हैं एक बार वापस. सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, ये डेफिनेशन हमको याद नहीं रखनी है बट हमें देखना है कि हमारे समझ में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है. सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिफाइंड टू मीन अ सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. कुछ भी बोलो. इशूड टू एन इन्वेस्टर बाय एसपीडी. स्क्रीन पे ध्यान. ये एक ऐसा सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट है विच इज इशूड टू एन इन्वेस्टर बाय एसपीडी. ओके. विच possess any debt or receivable. उस एसपीडी के पास में कोई तो लिक्विड एसेट ट्रांसफर हुआ होगा, उसका कुछ तो ऐसा एसेट होगा विच इंक्लूड मॉर्गेज डेट विच इज असाइन टू सच एंटिटी. कोई तो ऐसा असेट होगा जो इसको असाइन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, जिसको पहले वो कह रहे थे सेल हुआ है. कोई तो असेट इनके पास होगा एसपीडी के पास जिसके अंदर होगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ सच इन्वेस्टर. इन्वेस्टर का बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा उस असेट में इन सच डेट और रिसीवेबल इंक्लूडिंग मॉर्गेज डेट इज द केस मे बी. आप समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? थोड़ा थोड़ा एक बार अकेले में रीड करो. आई एम रिपीटिंग अगेन. आपको ये याद नहीं करनी है बट एक बार देखो कि आप समझ पा रहे हो क्या. आई वॉन्ट कि आपको समझ में तो आ रहा है. मैं आपको थोड़ा मदद करने के लिए बताता हूं.
क्या भारी चीजें पढ़ रहे हैं, तूफान। इधर से आना, जैसे कि हाईलाइट मत करना इसको अच्छे से। ये है वो लिक्विड एसेट जो कि स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी को ट्रांसफर हुआ है, जिसके बिना पर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू हुए। ये भी वही इलिक्विड एसेट की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों बार जब भी आया ये बात कर रहे हैं उस इलिक्विड एसेट की, जो इलिक्विड एसेट एसपीडी के पास ट्रांसफर हुआ था। ये इलिक्विड एसेट ओरिजिनेटर ने एसपीडीई को दिया था, एसपीडी ने इशू करें सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, और यहां जो इन्वेस्टर्स हैं इनका उस एसेट के अंदर क्रिएटेड है क्या, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, कि कल को अगर ये सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो हम उस एसेट को बेच सकते हैं। अब अकेले में रीड करो, देखो समझ सकते हो क्या। तूफान। चलिए, समझ में आ रहा है क्या? अब इसको रटना नहीं है, बट अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में किसी को समझाने की कोशिश करो, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऊपर का डायग्राम याद है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू करता है एसपीडी, इशू करता है एक इन्वेस्टर को, सही बात है। ये जब इशू होता है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर का एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा तो उसके इस इंस्ट्रूमेंट को सिक्योर किया जाता है बाय सम फाइनेंशियल एसेट जो कि एसपीडी को ट्रांसफर किया है ओरिजिनेटर ने। बस यही तो लिखना है, यही इन्होंने लिखा है इन डिफरेंट लैंग्वेज। ऐसा अभी गेटिंग अ आइडिया। कोई भी क्वेरीज डेफिनेशन में आराम से पूछो। यस मैम। यस, नहीं वो भी लिक्विड एसेट ही है ना, विच पजेस एनी डेट और रिसीवेबल। ये वही लिक्विड एसेट की बात कर रहे हैं कि कोई भी लोन अगर देखते हैं वो डेट ही है ना, बस जो ओरिजिनेटर दिया है उसी एसेट की यहां पे बात कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि कोई भी डेट या रिसीवेबल होगा इंक्लूडिंग मॉर्गेज डेट, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉर्गेज डेट तो उन्होंने एक्सप्रेसली इंक्लूड किया है। बाकी आप किसी भी लोन, हमने ऊपर पढ़ा ना, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, थियोरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई भी ऐसे रिसीवेबल के बेस पे आगे सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो, उसे कहते हैं यहां पर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। तूफान, क्या बात है, क्या क्या पढ़ लेते हो आप लोग, इधर आओ। अब ये तो कुछ भी लिखा है इन्होंने, आते हैं यहाँ पे। यस, ये रीड करते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही रीड करते हैं, ऐसा लगेगा कुछ हैवी पढ़ रहे हो। अनाउंसमेंट मेड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन बजट स्पीच 21-22 to improve credit discipline while continuing to protect the interests of small borrowers for NBFCs with a minimum asset size of 100 CR. The minimum loan size eligible for debt recovery under securitization, this SARFAESI, has been reduced to 20 lakh from the level of 50 lakh. पेंसिल लो और ये पूरा कट कर दो। ये उन्होंने कुछ ज्ञान देने की कोशिश की आपको, बट ठीक है। अब आते हैं वापस हमारे लॉ के ऊपर, एलिजिबिलिटी, कि आखिर कौन इश्यू कर सकता है सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। वापस लीगल चीज है बहुत अच्छे से। अ पर्सन, एनी एंटिटी कैन नॉट मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट और सीक लिस्टिंग ऑफ सच सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट अनलेस, हमारा जो रेगुलेशन चल रहा है वो है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट। अभी सिक्योरिटी रिसीट को भूल जाओ, अभी सिर्फ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी रिसीट एक अलग टॉपिक भी है, ये देखो वो सेपरेट है, हम अभी सिर्फ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। सो जो रेगुलेशन है वो है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट रेगुलेशन 2008। तो ये बता रहे हैं उस रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपको इशू करना है या फिर आपको लिस्ट करना है, पब्लिक ऑफर करना है, लिस्ट करना है,
आप नहीं कर सकते अनलेस, मतलब ये हो गई कंडीशंस। पहला, यू शुड बी एन एसपीडी, कि आपको एक स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट एंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं बैंक खुद इशू कर रहा हूं, नॉट अलाउड, तो लॉ ने कह दिया एक स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट एंटिटी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, all its trustees are registered with SEBI under SEBI issue and listing of securitized debt instrument and security receipt regulation 2008। तो यहां पर जो स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी क्रिएट हो रहा है, इसको शायद ट्रस्ट के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं, एक ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, और ट्रस्ट जो है वो आगे इशू करने वाला है। शायद यही कारण था इन्होंने एसपीवी वर्ड को नहीं लिया और स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी लिया कि यू विल क्रिएट अ ट्रस्ट, उसमें होंगे ट्रस्टीज, वो ट्रस्टीज होने चाहिए रजिस्टर्ड। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बेस्ट, एंड इट कंप्लाइज विद ऑल द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। तो पहली चीज आई कि ये तीन कंडीशन अगर कंप्लाई करते हो तो ही आप सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हो। पहला, देयर हैज टू बी एन एसपीडी, ऑल द ट्रस्टीज ऑफ एसपीडी शुड बी रजिस्टर्ड ट्रस्टीज एंड यू शुड कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। काफी जनरल, रुकते हैं अभी भी आगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अबव फॉलोइंग पर्सन हु मे एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ एसपीडी। ये सब ठीक है कि आपको स्पेशली ट्रस्टी की तरह रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ेगा अगर आप सेबी के पास डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन में रजिस्टर्ड हो। 1993 का एक रेगुलेशन है ना, सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन, आप वहां पे रजिस्टर्ड हो तो आपको यहां रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ेगा। अगर आप एक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नेशनल हाउसिंग बैंक हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सुना होगा ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं इसको, नाबार्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके ऊपर आप ट्रस्टी बन सकते हो उस स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी के, आपको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, ये प्रोविजन गलत ना समझ लो। एलिजिबिलिटी टू इशू और लिस्ट एसडीआई, कौन इशू कर सकता है, कौन लिस्ट कर सकता है। एसपीडी हैज टू बी फॉर्म कंपल्सरीली, ऑल द ट्रस्टीज ऑफ एसपीडी have to be registered under SEBI issue and listing of SDI and security receipt regulation and you have to comply with the regulation and SEBI act। ये easy है। अभी क्या बता रहे हैं कि किन लोगों को ट्रस्टी की तरह रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, तो ये लेकर आए कि इन लोगों को ट्रस्टी की तरह रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। आपको स्पेशली इस रेगुलेशन में रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ेगा अगर आप डिबेंचर ट्रस्टी ऑलरेडी हो, मतलब 1993 के रेगुलेशन में रजिस्टर्ड हो, आप रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या सिक्योरिटाइजेशन कंपनी हो, आप नेशनल हाउसिंग बैंक हो, आप नाबार्ड हो, आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। 6 पॉइंट है, याद रखना, सबसे ईजी है। ये दोनों तो आपका लाइफ में पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर सब्जेक्ट में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुबह खाने के बाद एक शाम को खाने के बाद, वैसा हर सब्जेक्ट में आ रहा है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये दोनों के नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुने, नाबार्ड सबने सुना है, नेशनल हाउसिंग बैंक सेकंड लेवल पे आ जाता है। पहले जो ये दो लोग हैं ये तो लॉजिकल भी हैं, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी मतलब आप उस रेगुलेशन में रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे वापस क्यों रजिस्टर हो गए, और अगर आप रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो तो आप ही के लिए तो ये पूरा कंसेप्ट बनाया गया। 6 पॉइंट है, डिबेंचर ट्रस्टी ऑब्वियस पॉइंट, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ऑब्वियस पॉइंट। दो लोग जिनका नाम याद आता है, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नाबार्ड। दो लोग जो हर जगह आते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब सुनना क्या गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं जल्दबाजी में। ये लोग एसपीडी नहीं है, ये लोग एसपीडी के ट्रस्टीज बनेंगे, एकदम ध्यान रखना है ऐसा। तो एक जल्दबाजी में क्या बनता है कि इनमें से कोई भी लोग क्या बन जाएंगे, एसपीडी। ऐसा नहीं बोल रहे वो ये बोल रहे हैं कि ये बनेंगे एसपीडी के ट्रस्टीज, और ट्रस्टीज कंपनीज बनती है तो आप सबको पता ही है। एक इमेच्योर थॉट होता है कि ट्रस्टीज विल बी इंडिविजुअल, नहीं, म्यूचुअल फंड के सारे ट्रस्टीज कंपनी होते हैं हमेशा। तो ट्रस्टी कंपनीज होती हैं बहुत पॉपुलर, जैसे कि मैंने बताया कैटलिस्ट करके बहुत पॉपुलर ट्रस्टी कंपनी है। तो ऐसे ट्रस्टी कंपनीज ही होती हैं, और इसी प्रकार से ये 6 लोग बन सकते हैं ट्रस्टी ऑफ एसपीडी विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। इन 6 के अलावा किसी को बनना है, दे विल हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। होल्ड ऑन, और ट्रस्टी को लेके एक और पॉइंट, एन एप्लीकेंट सीकिंग रजिस्ट्रेशन टू एक्ट एज ट्रस्टी, मतलब अगर कोई इन 6 पॉइंट में कवर्ड नहीं है तो उसको इस 2008 के रेगुलेशन में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहला, नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 2 करोड़, आपका 2 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। एंड सेकेंड, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 की पर्सनल, वैसा इन एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 2 पर्सन हु बिटवीन देम हैव एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस, ऐसा। तो इनका कहना है कि आपके पास 2 लोग होने चाहिए 5 years एक्सपीरियंस वाले, और आपके पास कम से कम 2 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप ट्रस्टी की तरह रजिस्टर हो सकते हो। तो इट्स वेरी सिंपल, आपने या तो यहां पे एलिजिबल होके करना है, और नहीं हो तो आप इन 6 में से एक लोग होने चाहिए, अदरवाइज आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? स्लो डाउन, कोई जल्दबाजी नहीं। यहां से यहां तक एक बार अकेले में रीड करो,
देखो एक्चुअली आपको समझ में आ रहा है कि वो ट्रस्टी के लिए बात कर रहे हैं। इजी पीजी। फिर कोई भी क्वेरी आता है तो पूछो। यस यस। ठीक है। स्क्रीन पे देखना एक बार। मेन पॉइंट एक्चुअली बस यही है कि ये 3 एलिजिबिलिटी हैं, लेकिन ये जो इसका बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के एक्सप्लेनेशन है ये दोनों। मेन पॉइंट वही है, बी पॉइंट के एक्सप्लेनेशन है ये दोनों। इसीलिए यहां पे हम पढ़ते तो मेन पॉइंट एलिजिबिलिटी तो 3 ही पॉइंट है, फिर ट्रस्टीज शुड बी रजिस्टर्ड, उसके 2 एक्सप्लेनेशन है। इन 6 लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और अगर आप इन 6 में कवर नहीं होते और आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हो तो 2 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए और आपके पास 2 एम्प्लॉइज होने चाहिए, इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं, आप में से कोई नहीं पूछेगा तो। एक शब्द है, उसको लेके कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बट कोई बात नहीं, पहले आप लोग देख लो। अब आप कंसेप्ट छोड़ के वही पॉइंट ढूंढ रहे हो, बहुत अच्छा किया आपने। चलो आते हैं यहां पे, छोड़ दो इधर। दिस वर्ड, दिस हैज 2 पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। जिस भी व्यक्ति को ट्रस्टी बनना है, वन इज उसका कम से कम 2 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, दैट इज इजी। उसके पास 2 लोग होने चाहिए हु हैव एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस, तो समझ में आता। बट उन्होंने कह दिया हु बिटवीन देम हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब नाउ व्हेन यू यूज बिटवीन देम तो यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज बिटवीन देम का मतलब हो गया कि उनमें से किसी के पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनी वन ऑफ देम शुड हैव 5 years एक्सपीरियंस, दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज 3+2 भी चलेगा। बिटवीन देम हैव गॉट 5 years का एक्सपीरियंस, तेरे पास 3 है, इसके पास 2 है, मिला के 5 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। बिटवीन देम, नाउ व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय बिटवीन देम? प्रॉब्लम समझ में आया क्या है? अब इसको लेके मैं 2 जगह पे गया, जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि ट्रस्टी की तरह काम कर रही है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां तो क्या बोला उसके पास 2 लोग होने चाहिए, वो 20 लोग बैठे हैं, सबके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, क्या करूं? सो इनकी कंडीशन इतनी ईज रखी हुई है, छोटी कंडीशन रखी है कि रियल लाइफ में कोई भी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई भी ट्रस्टी कंपनी लेके जाओगे, देव गॉट वे मोर देन 2 people एंड वे मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये बिटवीन देम का कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अपने लिए अच्छी चीज क्या है कि हमारा वाइवा एग्जाम ही नहीं है, तो हम वहां पे लिख के आ जाएंगे बिटवीन देम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई थिंक बिटवीन देम अगर वो कह रहे हैं तो वो थोड़ा सा एनी वन के लिए कह रहे हैं, आई बिलीव सो, बिकॉज इसके अलावा जहां पे प्रोविजन पढ़ोगे वहां पे बिटवीन देम नहीं है, तो वहां पर ईच की तरह रीड किया जाता है कि यू नीड टू हैव 2 people विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो वहां पे ईच की तरह रीड करते हैं कि इसके पास भी 5, इसके पास भी 5। तो इन्होंने स्पेसिफिकली बिटवीन देम लिखा है, तो इसका मतलब इनका यही लॉजिक हुआ, किसी एक के पास भी होगा तो चलेगा, 3+2 भी नहीं। आई बिलीव हाउ इट शुड बी रेड इज आपके पास एक के पास तो 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट अगेन दैट इज माई ओपिनियन, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कोई रिसोर्स ऐसा है नहीं। तो ये एक चीज़ है, सेल्फ स्टडी में कंफ्यूजन हो तो लोड मत लेना, और मेरा ओपिनियन है कि एनी वन ऑफ देम शुड हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका इंटरप्रिटेशन पॉइंट का मेरे हिसाब से बनता है कि उस व्यक्ति के पास कम से कम 2 लोग एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए और उनमें से एक के पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगेन थोड़ा सा अनक्लियर है, 2 मिनिमम लोग होने जरूरी है और एक के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया, बस बाकी सब तो स्ट्रेट एंड सिंपल है। कोई भी और क्वेरी जो परेशान कर रही है, थोड़ी देर में मैं ऊपर से इसको कलेक्ट करवाता हूं, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ यहां पे। पब्लिक ऑफर ऑफ एसडीआई, क्या अब हम सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक ऑफर कर रहे हैं? सर यहां पे कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले हम समरी देखते हैं फिर इसको डिटेल में देखने जाते हैं, समझना अच्छे से।
कब उस चीज को प्राइवेट ऑफर मानेंगे और कब उस चीज को पब्लिक ऑफर मानेंगे, इसका झगड़ा है। सबका फोकस यहां पे। हा, ये टॉपिक और वो भी शाम को, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, तो एकदम शांत से बैठ समझना। हमें चेक कर रहे हैं कि कब सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का इशू पब्लिक इशू है और कब वो प्राइवेट ऑफर है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पढ़ाई पे ध्यान दो। इफ ओनली सच पर्सन कैन बाय और सब्सक्राइब द सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट हु हैव रिसीव्ड द ऑफर। जिस व्यक्ति को ऑफर दिया है सिर्फ वो ही खरीद सकता है। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, प्राइवेट। और ऐसा नहीं है तो ये होगा पब्लिक ऑफर। दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल। सेकेंड चीज, इफ इट इज अ डोमेस्टिक कंसर्न बिटवीन पर्सन गिविंग द ऑफर एंड एक्सेप्टिंग द ऑफर। जो ऑफर दे रहा है और जो ऑफर ले रहा है, इनका ये डोमेस्टिक कंसर्न है, मतलब उनके बीच की बात है, ये पब्लिक अफेयर नहीं है। इट इज अ, लॉ ने बोला है इट इज अ डोमेस्टिक कंसर्न बिटवीन द इश्यूअर एंड द इन्वेस्टर। अगर ऐसा भी है तो ये क्या होगा, प्राइवेट ऑफर होगा, और ऐसा भी नहीं है तो ये पब्लिक ऑफर होगा। और लास्ट जो हमको चाहिए था सर, ये तो बहुत हवा में बात हो रही है, ग्रे एरिया हो गया। डोमेस्टिक क्या होता है, तो एक क्लियर लाइन लेकर आए, इफ द ऑफर इज मेड टू मोर देन 50 पीपल इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर ऑफर किया 50 से ज्यादा लोगों को तो ये हो जाएगा एक पब्लिक ऑफर। ये है तीन चीजें, ये तीनों चीजें आपको चेक करनी है। अगर तीनों में से एक भी चीज हिल गई तो वो प्राइवेट ऑफर की तरफ चला जाएगा। सर जिसको हमने ऑफर किया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन हमने 100 लोगों को ऑफर कर दिया तो भी पब्लिक की तरफ चला जाएगा। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया को आप मीट कर जाते हो तब आप प्राइवेट ऑफर की तरफ हो। एक्चुअली अगर इनमें से एक भी उड़ा दिया तो आप पब्लिक ऑफर की तरफ चले जाते हो। अब कंसेप्ट थोड़ा तो समझ में आ रहा है? देखते हैं इन्होंने कैसे पढ़ाने की कोशिश की। वेरी सिंपल, यहां से नहीं, मैं रीड करवा देता हूं। नो ऑफर शैल बी ट्रीटेड एज मेड टू पब्लिक। पब्लिक ऑफर नहीं माना जाएगा। इफ द ऑफर कैन प्रॉपर्ली बी रिगार्डेड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस as not being likely to result directly or indirectly in the securitized instrument being available for subscription or purchase by person other than those receiving the offer। अगर हमने इस प्रकार से किया है कि अदर देन दोज रिसीविंग दी ऑफर भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब हमने ऑफर 10 लोगों को दिया बट एक्सेप्ट कोई भी कर सकता है, तो ये पब्लिक ऑफर है। पब्लिक स्पेशल ऑफर जनरल ऑफर वाली लॉजिक है सिंपल। मैंने आज आपको एक ऑफर दिया है, आप ही एक्सेप्ट कर सकते हो स्पेशल ऑफर, तो ये प्राइवेट ऑफर जैसा रहेगा। पर मैंने कहा है मुझे कार बेचनी है, अभी तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना जनरल ऑफर, तो वो पब्लिक ऑफर की तरफ जाएगा। दूसरा, अदरवाइज एज बीइंग द डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ पर्सन मेकिंग एंड रिसीविंग द ऑफर। ये कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इन्होंने आपकी लाइफ बर्बाद कैसे कर दी। इन्होंने नो ऑफर से शुरू किया, पहले नेगेटिव किया, फिर एज नॉट कर दिया, तो ये दो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। और मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। ये दो नेगेटिव नॉट और वापस नॉट बोल दिया तो ये पॉजिटिव टर्म हो गया, तो ये पब्लिक ऑफर की बात करें। वापस ये अदरवाइज, दिस इज अनदर नेगेटिव टर्म, तो उन्होंने लिखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ऐसा, बाकी है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर ये तीसरी लाइन लाए, हाउएवर above mentioned conditions apply only in respect of securities and instrument which belong to the same tranche and which are pari passu in all respect. Any offer of securities instrument made to 50 or more % of financial year shall be deemed to be a public offer. तो अब इससे ये समझ में आता है कि if only such person can buy or subscribe the SDI who have received the offer, सिर्फ वही लोग ले सकते हैं, तो ये होगा प्राइवेट ऑफर। अगर वो डोमेस्टिक कंसर्न है तो ये होगा प्राइवेट ऑफर, और ये 50 से ज्यादा लोगों को कर दी, 50 से कम लोगों को किया है तो ये होगा प्राइवेट ऑफर। लेकिन अगर आपने इसको ब्रीच किया तो ये चले जाएगा टुवर्ड्स पब्लिक ऑफर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ऐसा इसको मैं और बेहतर तरीके से दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर रहा था, जिसके अंदर तीनों कंडीशन कंप्लाई होगी तो प्राइवेट ऑफर, एक भी कंप्लाई नहीं होगी तो पब्लिक ऑफर, बट उससे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि तीनों कंडीशन कंप्लाइड होगी, तीनों कंडीशन के लिमिट के अंदर है, तब जाके ये आएगा प्राइवेट ऑफर। एक भी चीज वॉयलेट हो गई, 50 से ज्यादा कर दिया, डोमेस्टिक अफेयर नहीं रखा है आपने, पब्लिक अफेयर कर दिया है, आप किसी को भी ऑफर कर रहे हो और किसी का भी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा पब्लिक ऑफर। इजी 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 इजी। कोई क्वेरी यहां पे? बस इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जी मैम, सॉरी मैम वापस बोलो। नहीं, उसकी सेपरेट कंडीशंस आ जाएगी शायद, हमारे इसमें नहीं होगी, ऐसे जरूर कह सकते हैं। यस,
अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक बताते हैं कि अब कुछ और चीजें लिस्टिंग को लेके। सबसे पहला पॉइंट, मैंडेटरीली लिस्टिंग। A SPD desirous of making an offer of securities and instrument to the public shall make an application for listing to one or more stock exchange. अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो तो आपको लिस्टिंग कराना कंपलसरी है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, आपको SPDB to get the securities and instrument issued by a listed on recognized stock exchange otherwise desirous of getting it listed shall make an application to stock exchange in the particular form जो भी बताया गया है। तो आपको लिस्टिंग करानी है, लिस्टिंग के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी चीज को दो बार तो बोल दिया, एक और बार बोल रहे हैं। अब आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ एंटर करना है एक लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ में लिस्टिंग कराओगे तो एक लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर करना है। तो इन्होंने जो 3 पॉइंट पढ़ा है उसमें एक ही बात है, लिस्टिंग करना मैंडेटरी है, उसके लिए आप स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दो, स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर करो, ठीक है। फिर आइए मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग फॉर लिस्टिंग, आते हैं यहाँ पे। इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट द SPD or trustee thereof shall satisfy the recognized stock exchange to which a listing application is made that each scheme of securities and instrument was offered to public for subscription through advertisement in newspaper for a period of not less than 2 days. हर पब्लिक इशू कम से कम 2 दिन के लिए ओपन था। And that the application received in pursuant of the offer were allotted in accordance with these regulations and the disclosure made in the offer document. कि हम लोगों ने जो हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट था वो अच्छे से न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवाया है, पब्लिश करवाया है, और कम से कम 2 दिन के लिए हमने उसको ओपन रखा था, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति आके उसको अप्लाई कर सकता है। जैसे हम लोग ICDR में मिनिमम 3 डेज पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे मिनिमम 2 डेज रखा हुआ है, ठीक है। न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपलसरी रखी हुई है, ठीक है। सर प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ तो in case of a private placement of securities and instrument the SPD shall ensure that it has obtained credit rating. अगर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेना कंपलसरी है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो हम लोग पढ़ते हैं मूडीज, क्रिसिल, उनसे। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट द स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी शैल फाइल लिस्टिंग पर्टिकुलर्स विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज along with the application containing such information as may be necessary for any investor in the secondary market to make an informed investment decision in respect of its securitized instrument, and SPD shall promptly disseminate such information as prescribed in the manner as the recognized stock exchange may determine from time to time. आपको recognized stock exchange को वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी जो वो मांगेंगे। और वापस एक चीज, ये तो बहुत भारी लाइन लगती है मेरे को, हाईलाइट करने की जल्दबाजी मत रखना। All credit ratings obtained, including unaccepted rating if any, shall be disclosed in the listing particular filed with recognized stock exchange. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नहीं कर सकते आप कि आपके ऊपर क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी है तो आपने 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ली, अच्छी वाली पब्लिश कर रहे हो, दूसरी वाली किसी को बता ही नहीं रहे, डजंट वर्क दैट वे। तो अगर आपने 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ली तो आपको तीनों पब्लिश करना कंपलसरी है, ऐसा। नेक्स्ट पे आते हैं कंटीन्यूअस लिस्टिंग कंडीशन। द SPD और ट्रस्टी देयरऑफ शैल सबमिट टू द इंफॉर्मेशन सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कीम टू स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर एंड कंप्लाई विद अदर कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन। क्या आपको एक बार आप लिस्ट हो चुके हो, उसके बाद में आपको स्टॉक एक्सचेंज को और पब्लिक को टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन देनी है। एंड लास्ट है ट्रेडिंग। द सिक्योरिटीज दैट इंस्ट्रूमेंट इशूड टू पब्लिक और ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस व्हिच आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल बी traded and such trades shall be cleared and settled in recognized stock exchange subject to the conditions specified by SEBI. याद करो, रीट में भी ऐसा लिखा था कि ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड होगा एज पर बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। याद आ रहा है? ये भी वही कह रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसा होगा, जैसा स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं वैसा होगा। सर ये तो बहुत जनरल हो गया, तो उसको स्पेसिफिक कर देते हैं एकदम आराम से। स्पेसिफिक पॉइंटर्स टू रिमेंबर। मैंडेटरीली लिस्टिंग, तो आपको अनिवार्य रूप से लिस्टिंग करवानी है। आपको उसको पढ़कर ऐसा लगेगा कि अगर पब्लिक इशू करेंगे तो ही लिस्टिंग करानी है, प्राइवेट प्लेस में लिस्टिंग नहीं करानी, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली उन्होंने इनकम्प्लीट दे रखा है, हमें तो बहुत छोटा सा दे रखा है। आपको दोनों केसेस में लिस्टिंग करवानी होती है। तो मैंडेटरी लिस्टिंग करवाना है तो यू विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग, यू विल हैव टू एंटर इनटू अ लिस्टिंग अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज, इजी। क्रेडिट रेटिंग टू बी ऑब्टेन्ड फॉर सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर प्राइवेटली प्लेस्ड। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी हो गया। यू हैव टू एंश्योर कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन फॉर 2 days एंड सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, कि आपने प्रॉपर 2 days का नोटिस दे रखा है। कंटीन्यूअस लिस्टिंग कंडीशंस आर टू बी कंप्लाइड। एंड लास्ट हो गया सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड एंड सेटल्ड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर देयर रूल्स। खत्म। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे खत्म हो गया सिक्योरिटाइजेशन। इसको याद रखने के लिए अब अगर हम पूरे टॉपिक को साथ में देखें, धीरे धीरे ईजी लगेगा कि सिक्योरिटाइजेशन पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटाइजेशन। एग्जाम में अगर जनरल क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन सिक्योरिटाइजेशन, यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन दिस कि होता क्या। दूसरी चीज, व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन,
सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग illiquid asset, बट हम इसको और सजा के लिखना चाहें, homogeneous financial assets which are illiquid into marketable securities. Simple. ये it was first done in United States in 1970. उसके बाद में स्टेप्स क्या है, अगर आप बिना देखिए बोलो, स्टेप 1 एसपीडी इज क्रिएटेड, स्टेप 2 द असेट इज ट्रांसफर्ड टू एसपीडी, स्टेप 3 एसपीडी इश्यूज सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेज मनी, स्टेप 4 एसपीडी पेज ऑफ द ओरिजिनेटर जिससे लिया था बैंक, वही है. उसके बाद में इनके 3 कंडीशंस एलिजिबिलिटी के 3 ही पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या है, एसपीडी हैज टू बी क्रिएटेड. पॉइंट नंबर 2, the trustee has to be registered under SEBI, issue and listing of securitized debt instrument and security receipt regulation 2008. And third is you'll have to comply with the regulation and SEBI act. खत्म. फिर ट्रस्टी के अंदर घुस गए हम लोग कि ट्रस्टी की तरह इन 6 लोगों को ट्रस्टी की तरह रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. पहला तो हो गया डिबेंचर ट्रस्टी है जो, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. नेक्स्ट 2 पॉइंट नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नाबार्ड, और फिर 2 शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर इन 6 में कवर्ड नहीं है तो आपको ट्रस्टी बनना पड़ेगा. उसके लिए नीड टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ 2 CR, 2 एम्प्लॉइज बिटवीन देम हु हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years बेस्ट. उसके बाद में आए सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आर रेगुलेटेड अंडर, क्या क्या फ्रेमवर्क है, 3 है. सारफेसी 2002, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट रेगुलेशन 2008 एंड आरबीआई की गाइडलाइंस ऑफ 2012. उसके बाद में आइए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी हमने पढ़ लिया ना, ओके उसके ऊपर फ्रेमवर्क था, ठीक है. एलिजिबिलिटी के बाद में गए पब्लिक ऑफर, कि पब्लिक ऑफर प्राइवेट ऑफर में डिफरेंशिएट किया. इन्होंने कहा कि अगर ये तीनों कंडीशन, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है तब हम इसको प्राइवेट ऑफर मांग सकते हैं. क्या है कि आप जिनको ऑफर दे रहे हो सिर्फ वो एक्सेप्ट कर सकते हैं. इट इज अ डोमेस्टिक कंसर्न बिटवीन द इशुअर एंड इन्वेस्टर, एंड थर्ड यू आर नॉट इशूइंग टू मोर देन 50. ये तीनों हैं देन यू आर अ प्राइवेट ऑफर. इनमें से एक भी वॉयलेट हो गया देन यू बिकम अ पब्लिक ऑफर. बहुत ईजी. और इसके बाद में अदर प्रोविजंस पे आ गए कि अदर प्रोविजंस क्या है, मैंडेटरी लिस्टिंग होनी चाहिए, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देंगे, लिस्टिंग अग्रीमेंट में एंटर करेंगे. हम लोगों को ध्यान रखना है ट्रेडेड क्रिएट सेटल्ड होगा, इसके हिसाब से क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी प्राइवेट के लिए, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है हमको, कंटिन्यूअस लिस्टिंग कंडीशन कंप्लाई करनी है, और सेटलमेंट होगा एज पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ये लास्ट वाला तो पूछेंगे भी नहीं, हो कैसे पूछेंगे, व्हाट आर द अदर प्रोविजंस करके थोड़ा ना पूछ सकते हैं. बट वी आर अवेयर कंप्लीट मॉड्यूल का जो कंटेंट है वो इजी पीजी इन 6 पॉइंट्स में, 6 हो रहे ना, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स. अगर अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन को भी अलग लेते हैं, इन 7 पॉइंट में पूरा का पूरा सिक्योरिटाइजेशन हो जाता है कवर. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस. कहीं कोई परेशानी? एक बार लिखेंगे इसको, अभी तो नहीं लिखेंगे, एक बार जब लिखेंगे तब बहुत क्लैरिटी से आ जाएगा आपके दिमाग में कि सिक्योरिटाइजेशन पे इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता. अगेन सीएफ का जो एक प्रॉब्लम है वो यहाँ पे भी बना रहेगा कि उन लोगों ने आपको पूरा रेगुलेशन तो पढ़ाया ही नहीं है. उन्होंने तो इस रेगुलेशन का एकदम झांकी भी नहीं दी है. उन्होंने इस रेगुलेशन को वैसे ऐसे देखो तो बस मंदिर टच करके वापस जाओ, दैट्स इट. इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया. बट फायदा तो हो गया है, आपको एक कंसेप्ट पता चला है जो आपको कोई पता ही नहीं चलता अगर ये नहीं होता तो डिटेल में नहीं पता चला. लेकिन सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से है. तो सीएफ का जो सब्जेक्ट है भले हमको लगे, लेकिन ये अपना पर्पस सर्व करके जा रहा है. दूसरा, एग्जाम लुकआउट तो बेस्ट है ना, ये लोग सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट पे आपसे केस स्टडी पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि केस स्टडी पूछने लायक कंटेंट ही नहीं पढ़ा है. इन्होंने जो बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रस्टी कौन, लोगों को ट्रस्टी की तरह रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स होते हैं, या फिर सिंपली एक्सप्लेन सिक्योरिटाइजेशन. तो आएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. तो बेसिक सा कोई क्वेश्चन आएगा, हम लिख के मार्क्स लेके निकलते हैं. अब इसी का एक और हिस्सा है जो आपको थोड़ा और परेशान करेगा, बट ठीक है, जब आज आ ही गए हैं शाम को तो थोड़े और परेशान हो जाते हैं. यस, इश्यूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट. Security receipt is nothing but a part of this regulation only. Issue and listing of securitized debt instrument and security receipt regulation. ये पढ़ने का एकदम, ये है छोटा सा, यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म भी हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ने का मन ही नहीं होता. तो उसके लिए इसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया कि सिक्योरिटी रिसीट के बारे में हमारे करिकुलम में क्या क्या है. हमारे करिकुलम में सिक्योरिटी रिसीट के बारे में पहला आता है एलिजिबिलिटी, समझ लो कि कौन एलिजिबल है टू इशू सिक्योरिटी रिसीट. फिर आ जाता है इनके ऑफर डॉक्यूमेंट का प्रोविजन, इनका ऑफर डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रेडिंग कैसा होगा इनके अंदर जब ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे, और कंडीशंस क्या होंगे लिस्टिंग के, इसके बारे में सिंपल. फिर होल्डर को लेके तो छोटा सा पॉइंट है. चलो आते हैं यहां पे. सबसे पहला पॉइंट एलिजिबिलिटी. एन इशुअर प्रपोजिंग टू इशू एंड लिस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स और ओनली लिस्ट इट्स ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी रिसीट्स विल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ SEBI issue and listing of securities instrument and security receipt regulation 2008. Security receipts proposed to be listed shall, क्या क्या होना चाहिए. कभी भी अगर कोई सिक्योरिटी रिसीट लिस्ट होना चाहती है, इशू ही होना चाहती है, तो इशू एंड लिस्ट होना चाहती है, तो उसको क्या क्या कंडीशन कंप्लाई करनी है. पहला,
they should be in compliance with the applicable rules and guidelines framed by RBI. सिक्योरिटी रिसीट इशू करना है तो आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए. दूसरा, इट हैज टू बी इशूड ऑन एंड यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी रिसीट. कुछ नहीं. क्या सीखा हमने यहाँ पे? सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट पब्लिक को इशू होता है, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकते हैं बट वो पब्लिक को इशू होता है. सिक्योरिटी रिसीट्स कभी ऐसे पब्लिक को इशू नहीं हो रही है, ये हमेशा होगी बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. सो सिक्योरिटी रिसीट की एलिजिबिलिटी क्या है? आपको कंप्लाई करना है आरबीआई के नॉर्म्स, आपको कंप्लाई करना है प्रोविजन रिलेटिंग टू सिक्योरिटी रिसीट्स. ये प्रोविजन रिलेटिंग टू सिक्योरिटी रिसीट के अंदर ये बात कर रहे हैं सेबी के नॉर्म्स का, तो आपको सेबी के नॉर्म्स कंप्लाई करना है, आपको आरबीआई के नॉर्म्स कंप्लाई करना है. 2 पॉइंट हो गए. और एक पॉइंट, इट हैज टू बी इशूड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. So you'll have to comply with all the norms relating to security receipt by SEBI. You'll have to comply with all the norms given by RBI, and it has to be on private placement basis. एकदम सिंपल. अब ये छोड़ते हैं अभी, ये भी डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा. कंडीशंस फॉर लिस्टिंग पे लेके चलते हैं. पहला पॉइंट, इट हैज टू बी इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. दूसरा पॉइंट, you'll have to comply with, क्या पागल हो गए क्या लोग? और एप्लीकेबल लॉस का मतलब वही हो गया, सेबी का 2008 का रेगुलेशन और आरबीआई के गाइडलाइंस. ठीक है. उसके बाद में निकोल को ब्लू पॉइंट को हटा देना. नेक्स्ट पे आ जाओ, डीमैट फॉर्म. कुछ भी कर रहे हैं हमारे साथ. फिर आपको डिस्क्लोजर देना है किसके हिसाब से? 2008 के रेगुलेशन के हिसाब से. ये तो ऊपर बोला ना कंप्लाई करना है. ठीक है, कोई बात नहीं, आपको डिस्क्लोजर देना है एज पर 2008. हो गया. उसके बाद में सिक्योरिटी रिसीट्स हैव बीन वैल्यूड प्रायर टू लिस्टिंग. कि लिस्टिंग के पहले आपको इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी रिसीट्स का एक वैल्यूएशन हो जाना चाहिए. ठीक है सर. उसके बाद में नीचे लिखा है कि वैल्यूएशन 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. ऐसा. अभी कैसा लॉजिक है? अगर आप वैल्यूएशन बहुत पुराना दोगे तो वो ट्रू वैल्यूएशन है नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना. तो आपको वैल्यूएशन थोड़ा सा पिछले 3 महीने के अंदर किया हुआ वैल्यूएशन दो. और लास्ट, क्रेडिट रेटिंग भी होनी चाहिए बाय अ क्रेडिटिंग एजेंसी. ये सारे वर्ड्स आपको समझना बहुत आसान थे, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं हुआ. पहला तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऊपर ही कवर हो गया था, लॉस कंप्लाई करना ऊपर ही कवर हो गया था. डीमैट फॉर्म में, ये तो आज की तारीख में आपका आलू है, फुल्ली पेड आप डीमैट फॉर्म कहीं भी लगाते चलो. ठीक है. उसके सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट में भी लिख दो, इट हैज टू बी इन डीमैट फॉर्म, कहीं भी लिख दो आप, चलता है. डिस्क्लोजर्स देना, ये ऊपर ऑलरेडी कवर्ड था. वैल्यूएशन कराना है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवानी है. तो आपको एक वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराना है, रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराना है. ये भी हम बहुत कॉमनली पढ़ते रहते हैं, ईजी है. अब आते हैं 2 पॉइंट जो एकदम नए हैं, जो सिक्योरिटी रिसीट के लिए पिक्यूलियर है. The offer or invitation to subscribe to security receipt shall be made to such number of person not exceeding 200 in a financial year. Securitized debt instrument is made for public. तो आप पब्लिक इशू करो, करोड़ों लोगों को प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर आप वहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, नॉट मोर देन 50, नॉट मोर देन 50. लेकिन अगर आप सिक्योरिटी रिसीट हो तो आपका तो पूरा का पूरा फंडिंग ही प्राइवेट प्लेसमेंट पे आ रहा है ना, तो आपको लिमिट दे दी गई है मोर देन 200. यहाँ पे नॉट मोर देन 200, 200 तक की लिमिट है. आप चाहो तो बहुत कंफर्टेबली 200 लोगों तक को दे सकते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर. आई रिपीट अगेन, इसको आप कंपनी लॉ की तरह कंपेयर मत करो कि टोटल लिमिट 200 का है. नहीं, यू हैव एवरी ईयर का 200 का लिमिट. आप हर साल 200 लोगों को सिक्योरिटी रिसीट इशू कर सकते हो. तो हर साल 200 लोगों को आप सिक्योरिटी रिसीट इशू कर सकते हो. और एक और पॉइंट, द मिनिमम अलॉटमेंट मेड टू QIB हैज टू बी 10 lakhs. कि अगर आप QIB को अलॉटमेंट कर रहे हो तो कम से कम 10 लाख का आपको करना है. अब क्या इन्होंने अपने पूरे प्रोविजन से सीधे पॉइंट्स निकाल के आपको दे दिए. थोड़ी कठिनाई लग सकती है, बट अगर मैं आप समरी पे ले आऊं तो थोड़ा इजी लगेगा. इस समरी के अंदर आपको 2 चीजें पढ़ी समझ में आ जानी चाहिए, एलिजिबिलिटी और लिस्टिंग कंडीशन. देखते हैं. हु इज एलिजिबल टू इशू सिक्योरिटी रिसीट्स? ओनली दैट पर्सन कैन इशू एंड लिस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स हु हैव इशूड द सिक्योरिटी रिसीट ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. दे आर कंप्लाइंग विद RBI के रूल्स गाइडलाइंस एंड दे आर कंप्लाइंग विद SEBI का रेगुलेशन, other rules and regulation. Done. What are the conditions for listing? It has to be issued on private placement basis. You have to comply with applicable laws. ठीक है. उसके अंदर 2 peculiar point पे आ जाते हैं सीधा. एक साल में 200 ज्यादा लोगों को आप इशू नहीं कर सकते. और दूसरा पॉइंट, आप QIB को कम से कम 10 लाख का ही अलॉटमेंट करना पड़ेगा. फिर जनरल पॉइंट वापस डीमैट में होगा. क्रेडिट रेटिंग लेनी है और वैल्यूएशन करना है विद इन लास्ट 3 months एंड डिस्क्लोजर करना है रेगुलेशन के हिसाब से. एकदम ईजी. ईब ऑफर डॉक्यूमेंट पे आ गए. बहुत जनरल बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ खास नहीं. आपका जो ऑफर डॉक्यूमेंट होगा, जो प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, यू विल हैव टू एंश्योर द इशूअर सीकिंग लिस्टिंग शैल मेक डिस्क्लोजर एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम. RBI ने जो जो आपको बोला है इंफॉर्मेशन, वो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख के देना है. हाउएवर, द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल नॉट कंटेन एनीथिंग फॉल्स और मिसलीडिंग एंड शैल डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट. वही बात, ना तो कुछ झूठा होना चाहिए, ना तो कुछ
छूटा होना चाहिए। याद है ना, फुल शायरी के मूड में। इसको आप कंपनी शाम नहीं, देखो अभी तक तो मैं खुद को पूरा संभाल कर, ये टॉपिक शाम लायक नहीं है। इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, अगला टॉपिक आ जाओ फिर। डिवेंचर्स के टाइप पढ़ाऊंगा आज आपको, क्या याद रखोगे आप भी। चलो तब हम आराम से शाम की बात करेंगे, अभी थोड़ा सा स्थिर रहो, टॉपिक एकदम नया है आपके लिए। और क्या है कि डिटेल में भी नहीं है, कि आज नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कल समझ लेंगे। ये इतना ही है, बस इतना सा आगे खत्म हो जाएगा। यहाँ आए हो इतना सा खाने का है, नहीं मिला तो खत्म। तो जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ में एक चीज पढ़ी होगी, उसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस इज कि प्रोस्पेक्टस में हर मटेरियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड भी करनी है, और जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड की है वो कुछ फॉल्स भी नहीं होना चाहिए। उसी को याद रखने का मेमोरी टेक्निक है कि प्रोस्पेक्टस में ना तो कुछ झूठा होना चाहिए, जे से झूठा, और ना ही कुछ सी से छूटा होना चाहिए। तो ना तो कुछ छूटा होना चाहिए से आप समझ लो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है ना, तमिलनाडु सब ठीक हो जाएगा। सो ना तो कुछ झूठा होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी नथिंग विच इज फॉल्स, एंड ना तो कुछ छूटा होना चाहिए, मतलब कुछ भी ओमिशन भी नहीं करना है मटेरियल फैक्ट का। तो सारे मटेरियल फैक्ट को इंक्लूड भी करना है, यू हैव टू इंक्लूड ऑल द मटेरियल फैक्ट्स एंड यू हैव टू एंश्योर दैट नथिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इज इंक्लूडेड। तो कभी भी आप कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में लिखो तो ये लिख दो वहां पे, ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए। इसको अच्छी लैंग्वेज में लिखो कि यू हैव टू इंक्लूड ऑल द मटेरियल फैक्ट्स एंड यू कैन नॉट इंक्लूड एनी फैक्ट विच इज मिसलीडिंग और फॉल्स। इजी पीजी ओवर। तो यहां पर भी वही अपेक्षा रख रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ये फॉल्स मिसलीडिंग मत रखो, मटेरियल इंक्लूड करो, और आरबीआई के साथ डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, आपको अपनी वेबसाइट पे स्टॉक एक्सचेंज की डाउनलोड फॉर्म में इसको अवेलेबल रखना है, ऑफर डॉक्यूमेंट को, ठीक है। एंड लास्ट, जो हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स हैं, और सेबी चाहे तो वेव कर सकती है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द रूल फॉर इन रिलेशन टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट इशूड इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दिस रेगुलेशन। आपको सिक्योरिटी रिसीट को भी लिस्ट तो करवाना ही है। सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू करते हैं, इनको भी लिस्ट करवाना है कंपलसरी। आप इनको लिस्ट करवा रहे हैं, और ये कंपनी जैसा नहीं है ना, वापस आप लोग क्यों लिस्टिंग को एक्सेप्ट नहीं करते? बिकॉज आपके दिमाग में कंपनी है, कंपनी तो है ही नहीं ना। यहाँ पे कितने भी लोग होल्डर हो सकते हैं, पर एक साल में इशू कितनों कर सकते हो? 200। तो ये लिस्टेड रहेगी, और अगर सेबी चाहे तो किसी भी प्रोविजन से आपको रिलैक्सेशन दे सकता है। ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा, क्या आपको याद रखना है? डिस्क्लोजर्स होने चाहिए एज पर आरबीआई के गाइडलाइंस एंड सेबी के रेगुलेशन। ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्स भी नहीं होना चाहिए, कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन सारी इंक्लूड होनी चाहिए, वही झूठा छूटा। एंड जो ऑफर डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड भी होना चाहिए। इसमें वो पॉइंट हमने नहीं लिखा है समरी में, बिकॉज वो तो यूनिवर्सल पॉइंट है कि सेबी अगर चाहे तो आपको किसी भी प्रोविजन से रिलैक्स कर सकता है। उसको लेके आप देखोगे तो हर एक्ट में एक सेक्शन आता है, पावर टू रिलैक्स स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एनी प्रोविजन। तो अगर सेबी का मन है कि आपको कोई भी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट से रिलैक्स करना है, तो पावर चाहे, ये सेबी के पास पावर है। तो यहां पर भी लिखा है, तो इस पर कुछ स्पेसिफिक चीज है नहीं। लास्ट चीज हमारी आ जाती है ट्रेडिंग, और ये तो खैर एंड में कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग, इसको पहले यहां से देखते हैं फिर वहां से देखेंगे। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स विच आर लिस्टेड, जो भी सिक्योरिटी रिसीट लिस्टेड है, दे विल बी ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नाउ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट ऑन ओटीसी। ओटीसी क्या होता है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ मनोज भाई, क्या आप भी ऐसे जा रहे हो? नीचे कोई भी नहीं है? हाँ, मैं किसको दूंगा चाबी? गौतम को देता हूँ उधर, है ना? यस, थैंक यू सर। ऐसे अब क्या आप तो अपने चाबी है, हाँ आराम से मिल बैठेंगे। सबका अपना ऐसा वो क्लासरूम है, ये है, नीचे के 2-3 क्लासरूम है, अपना अपना ऐसा क्लोज सर्कल ऐसे। अरे पत्ते बांटने की बात कर रहा हूँ गधों, इधर आओ, चलो बड़ा मजा आएगा। चलिए ट्रेडिंग की बात करते हैं हम लोग। ओटीसी पे थे हम लोग। ओटीसी क्या होता है? इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो ट्रेडिंग हो रही है हमारी। सो ट्रेडिंग ऑफ एसआर ऑन ओवर द काउंटर हैव टू बी रिपोर्टेड टू स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। कि अगर आप आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज में कोई डील कर रहे हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे आकर रिपोर्ट भी करना है। और मिनिमम ट्रेडिंग लॉट इसका क्या कर दिया है? 10 लाख रुपीस। जब भी किसी भी चीज में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती, उसका मिनिमम ट्रेडिंग लॉट लगा दिया जाता है, जैसे एसएमई एक्सचेंज पे भी होता है। यहाँ मिनिमम ट्रेडिंग लॉट है 10 लाख रुपीस। तो अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग सेलिंग कर रहा है तो उसको 10 लाख के ही मल्टीपल के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। बस, the security receipts issued on private placement basis which are listed shall be traded and such trades shall be cleared and settled as per recognized stock exchange. Wonderful. And SEBI के rules. Second,
द ट्रेडिंग लॉट शेल बी 10 लाख रुपीज. वेरी इजी. द ट्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी रिसीट विच हैव बीन मेड ओवर द काउंटर, जो आपने स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेड कर लिए. आज शेयर्स में भी आप स्टॉक एक्सचेंज के बाद ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपने ट्रेड जैसे ही कर लिया, यू विल हैव टू रिपोर्ट इट टू स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. एंड लास्ट पॉइंट हो जाता है इसमें एक्स्ट्रा, सेबी में स्पेसिफाई कंडीशंस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेड. इसके अलावा भी सेबी दूसरे रिपोर्टिंग के कंडीशंस बना सकता है. तो ट्रेडिंग भी काफी आसान हो गया. अब अगर इसको देखेंगे तो बहुत ईजी है. क्या आपने जब भी उसको लिस्ट करवाया तो वो स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ट्रेडिंग क्लियर और सेटल होगा? ये भी थोड़ा थोड़ा आपको आलू जैसा ही लग रहा है कि कहीं भी लिख सकते हो. कोई भी चीज अगर लिस्ट होता है तो इट विल बी ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड एज पर व्हाट रूल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से भी. बेस्ट है. उसके बाद में आ गया कि ओटीसी पे करोगे तो आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है, और लॉट है 10 लाख का अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो. एंड दैट टेक्स अस टू द लास्ट टॉपिक, sale of security receipt by existing holder. Any existing holder of security receipt who proposes to sell, कोई भी सिक्योरिटी रिसीट का एग्जिस्टिंग होल्डर है जो बेचना चाह रहा है, होल और पार्ट ऑफ इट, इट्स होल्डिंग और सिक्योरिटी रिसीट टू क्वालिफाइड बायर ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस वेयर सच सिक्योरिटी रिसीट आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड may do so in accordance with the provision of chapter this of these regulation. However, such sale by any holder of security receipt shall be permitted only if the holding is not less than 50% of the outstanding security receipts. कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी सिक्योरिटी रिसीट को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को बेच सकता है. हमने कहा है कि पहले भी अलॉटमेंट के लिए 10 लाख की लिमिट है, ये हमने ऊपर पढ़ चुके हैं. एक बहुत खास चीज बताता हूं, सिक्योरिटी रिसीट्स आर इशूड जनरली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ओनली. जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मैं आपको गूगल करके लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा सिक्योरिटी रिसीट के बारे में. एक क्रेडिटिंग एजेंसी है, उसका नाम भूल जाता हूं मैं, ब्रेन बुक ऐसा करके उसका कुछ नाम है. उसने बहुत बढ़िया सा एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा रियल लाइफ में कैसा होता है. बट रियल लाइफ में बहुत ही अलग है. तो पहले हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को क्लोज करते हैं, फिर हम रियल लाइफ में जाएंगे. बट यहाँ बस इतना समझना कि जनरली QIBs ही लेते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स. तो सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर रहे हैं आप QIB को, ठीक है, करो आराम से. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप कर तो सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो ओनली इफ द होल्डिंग शैल बी परमिटेड ओनली इफ द होल्डिंग इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी रिसीट. समझना अच्छे से कि कोई भी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट बेच पाएगा अपनी होल्डिंग को अगर उसके पास है. आप इसको 2 बार नो दिख रहा है, अच्छे समझो, यहां से यहां तक पढ़ो आप एक बार इसको. इसके अंदर मेन चीज समझना, आपको कहीं OFS का फील आ रहा है क्या? रीड जस्ट फ्रॉम हियर टू हियर, देखो OFS का फील आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? कहने की कोशिश करें थोड़ा थोड़ा कि कोई भी व्यक्ति है जो कि होल्डर है सिक्योरिटी रिसीट का, और वो सिक्योरिटी रिसीट किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को देना चाह रहा है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे कि इशू हो रहा हो वैसे ही उसको देना चाह रहा है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. दे सकता है, लेकिन वो तभी दे पाएगा जब उसकी होल्डिंग, जो बेच रहा है उसकी होल्डिंग इज नॉट लेस देन, मतलब मोर देन 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी रिसीट. तो अगर कोई भी एंटिटी की सिक्योरिटी रिसीट का 50% से ज्यादा मेरे पास है, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दे पाऊं. तो OFS जैसा भी हो सकता है कि नॉर्मली तो जो भी एंटिटी है वो इशू करती है सिक्योरिटी रिसीट, लेकिन अगर कभी सिक्योरिटी रिसीट एक ही व्यक्ति के पास है 50% से ज्यादा, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट पे डायरेक्टली भी QIB को दे सकता है. A sale of security receipt by an existing holder of such security receipt under these regulations shall be subject to the issuer compulsorily listing the security receipt before complying with the provision of this chapter. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि आपके security receipts have to be listed. अब अगर इसको मैं यहां लाता हूं तो इन्होंने क्या कहा आराम से, holder of security receipt, holder of security receipt, not less than 50% of security receipts. अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई ऐसा होल्डर है जिसके पास में not less than 50% है, मतलब 50% से ज्यादा है ऐसा मानो, वो सिक्योरिटी रिसीट बेच सकता है ओनली टू क्वालिफाइड बायर. वो क्वालिफाइड बायर को बेच पाएगा, और ये जो सेल कर रहा है वो कैसा, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे बेच पाएगा. एकदम सिंपल.
और अगर मान लीजिए आप प्राइवेट प्लेसमेंट आपके पास 50% से कम है तो क्या करोगे? आप एक नॉर्मल होल्डर हो तो आप नॉर्मली तो सिक्योरिटी रिसीट किसी व्यक्ति को बेच ही सकते हो ना। अगर आप क्वालिफाइड बायर को प्राइवेट प्लेसमेंट पे देना चाहते हो तो एक कंडीशन है कि आपके पास कम से कम 50% ऑफ सिक्योरिटी रिसीट होना चाहिए। दिस विल हैव अ स्लाइट फील ऑफ ओएफएस। जैसे कि एक एंटिटी है, उसने सिक्योरिटी रिसीट इशू कर रखा है, 60% सिक्योरिटी रिसीट मेरे पास ही। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, 60% को मैं इसमें से मान लो 50% 40% मेरा एक पूरा चंक है जो बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को सीधा एक प्राइवेट प्लेसमेंट जनरली तो इश्यूअर करता होगा ना, हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उसको डायरेक्टली बेच सकते हैं। अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ ओएफएस। तो इसको पढ़ना बस ऐसे कि अगर कोई भी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को प्राइवेट प्लेसमेंट पे देना चाह रहा है तो उसके पास कम से कम 50% होना चाहिए, तभी दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है। बाकी अगर आपके पास नॉर्मल होल्डिंग है तो आप किसी भी व्यक्ति को नॉर्मली सेल करो, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे सेल मत करो। दैट इज द एंटायर आइडिया। एंड इसके साथ सिक्योरिटी रिसीट का जो चंक उन्होंने आपके सिलेबस में रखा है, मॉड्यूल में जो रखा है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वो जब अगर एग्जाम में इसको पूछेंगे तो वो क्या पूछ सकते हैं? सिक्योरिटी रिसीट की एलिजिबिलिटी प्राइवेट प्लेसमेंट पे होना चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइंस कंप्लाई करना चाहिए और 2008 का रेगुलेशन कंप्लाई करना चाहिए। ऑफर डॉक्यूमेंट आपको आरबीआई के हिसाब से, सेबी के हिसाब से देना है, सेम रूल्स। ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर आप कुछ फॉल्स नहीं रखेंगे, मिसलीडिंग नहीं रखेंगे, सब कुछ इंक्लूड करेंगे। ऑफर डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड करोगे, इजी। ट्रेडिंग अगर आपकी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से होगा, अगर कोई ओवर द काउंटर कर रहा है तो भी स्टॉक एक्सचेंज पे रिपोर्ट करना है, और आपका जो ट्रेडिंग लॉट है वो 10 लाख का रहेगा। फिर आ गए कंडीशंस पे, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज होगा, यू कैन नॉट ऑफर इट टू मोर देन 200 का पॉइंट हो गया, आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय को 10 लाख देना है पॉइंट हो गया। फिर डीमैट पिछले 3 महीने में एक बार का वैल्यूएशन होना चाहिए, आपका क्रेडिटिंग होना चाहिए पिछले 3 महीने का, और डिस्क्लोजर आपको करना है 2008 के हिसाब से। इन्होंने बहुत ज़्यादा बंधा हुआ टॉपिक दे दिया और यहाँ पे सिक्योरिटी रिसीट के सारे प्रोविजन खत्म हो गए। अब जग जाओ सब लोग और यहाँ पे आ जाओ। चलो, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने नॉलेज दिया शून्य नॉलेज दिया। आई थिंक इनको पूछना भी नहीं चाहिए सिक्योरिटी रिसीट, क्योंकि अब जब मैं आपको एक्चुअली सिक्योरिटी रिसीट क्या होता है पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा ये क्या था। फिर ये इन्होंने जो मॉड्यूल में दिया मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पढ़ाया, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज उन्होंने ये चीजें पूरे के पूरे रेगुलेशन में से जो कुछ पॉइंट थे वो ले लिया। एक्चुअल सिक्योरिटी रिसीट के बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। फॉर दैट मैटर जब वो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहे थे तब उन्होंने पहले समझाया है कि क्या होता है, कंसेप्ट रखा है, तो कुछ तो सीखने को मिला। यहाँ तो प्रैक्टिकली कुछ सीखने को नहीं मिला, बस लिमिट है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो संभाल लेंगे, बस इतना है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं, एग्जाम में आएगा तो संभाल ही लेंगे, बहुत ईजी से टॉपिक्स हैं और सब में इतना जनरलाइज कर रखा है, सिर्फ 10 लाख का पॉइंट है जो याद रखना है, 200 का पॉइंट याद रखना है, बाकी तो सेम ही हो गया। ट्रेडेड क्लियर सही करेंगे, मिसलीडिंग नहीं रखेंगे, डिस्क्लोजर इसके हिसाब से करेंगे, आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, इट्स टू ईजी। अब आते हैं हम लोग, होता क्या है रियल लाइफ में, किसी को जो लिखा है उसमें कुछ क्वेरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। यस मैम प्लीज। 50% वाला रूल है जी, ऑफ द टोटल सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड। तो मान लीजिए एक एंटिटी ने सिक्योरिटी रिसीट इशू कर रखी है 50 करोड़ की, तो किसी व्यक्ति के पास अगर 25 करोड़ से ज्यादा सिक्योरिटी रिसीट है तो वो ओएफएस करवा सकता है। ऐसा बिल्कुल, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी रिसीट में मेजर डिफरेंस यही हुआ कि सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट बना है पब्लिक के लिए और सिक्योरिटी रिसीट बनी है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। यस 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 एग्जाम पढ़ने से सुपर स्ट्रेट है, मतलब मेरी भी जरूरत नहीं, अगर मैं सिंपली चार्ट भी दे देता तो भी आप समझ पा रहे हो, सब कंसेप्ट तो हमने पढ़े ही हैं। ट्रेडिंग लॉट क्या होता है, ट्रेडिंग क्लियर सेटल क्या होता है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे कि सिक्योरिटी रिसीट हो गया, इधर आ जाओ, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लो यहाँ पे, सब मजे में। अब आ जाओ यहाँ पे, कौन सा 50% वाला, बिल्कुल बोलो ना सर। यस, यहाँ पे आ जाते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे कि हम इसका प्रोविजन पढ़ते हैं ओएफएस का, वैसे यहाँ पे प्रोविजन आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक एंटिटी है, इशूअर है, उसने सिक्योरिटी रिसीट इशू कर रखी है 50 CR की, ठीक है। अब जो होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट, आप लोग होल्डर हैं, मैं इशूअर हूँ, 50 करोड़ की सिक्योरिटी रिसीट आप लोगों को इशू कर रखी है। अब नॉर्मली तो क्या होगा, आप लोग आपस में बेचते हो, ठीक है, लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर टोटल सिक्योरिटी रिसीट का 50% से ज़्यादा वो लेके बैठा है तो वो चाहेगा तो उसको सेलर मिलेगा कैसे, इतना बड़ा बायर उनको कहाँ से मिलेगा, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वो चाहें तो एंटिटी के पास आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप जैसे इशू करते हो ना प्राइवेट प्लेसमेंट, वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट से मेरी सिक्योरिटीज बेचते हैं हम क्यूआईबी को सीधा, तो वो तभी लेगा, वो फैसिलिटी ले सकता है जब उसके पास 50% से ज़्यादा।
सो द पॉइंट इज, इफ एनी पर्सन wants to sell his security to any qualified institutional buyer on private placement basis, not secondary transfer, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे बेचना चाहता है, तो उसके पास कम से कम 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी रिसीट होना चाहिए. ये कह रहे हैं यहां पर. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? इसको मैं आपको दूसरे से कनेक्ट करके बता रहा हूं तो याद हो जाएगा. कंपनी लॉ में ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है फॉर कंपनी, सेबी ऐसी कोई लिमिट नहीं है ओएफएस को लेके. मान लेते हैं कि कंपनी लॉ में भी ऐसी लिमिट होती तो सेम एनालॉजी अप्लाई करो कि रिलायंस में अगर मुकेश अंबानी से आपके पास में 40% शेयर्स हैं तो फिर ओएफएस नहीं कर सकते. उनको ओएफएस करने के लिए कम से कम 50% पे रहना होगा, तभी वो ओएफएस का यूज करके अपने शेयर्स बेच सकते हैं. जैसे कि सुला वाइनयार्ड, उनका आईपीओ आया था कुछ साल पहले, तो उन्होंने पूरा प्योर ओएफएस था, उनके पूरे प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचे. तो अगर ऐसा कोई रूल होता वहां भी, तो जिन लोगों के पास में प्रमोटर ग्रुप के पास में 50% ज्यादा है वही ओएफएस का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ओएफएस का यूज नहीं करेंगे. ऐसा लिमिट यहां पे उन्होंने लगा रखा है. गेटिंग अ फेयर आइडिया? चलो एक और बार कहता हूं, ये सब काल्पनिक है जो भी पढ़ा हमने. ऐसा उन्होंने अपने मन से रेगुलेशन से पॉइंट निकाल दिए. इसलिए अब एक्चुअली होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं. सिक्योरिटी रिसीट, अब मैं जो भी समझा रहा हूं वो जितना समझ में आया वो बोनस है. ऐसा है, एग्जाम मॉडल तो हो गया, मतलब आइडियली पूछेंगे भी नहीं और पूछ ले तो बहुत इजीली हैंडल कर लोगे आप लोग. अब हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी रिसीट एक्चुअली होते क्या. चलो जनरल बात, फिर एक ब्रिकवर्क. इनका ब्रिकवर्क हमारे सिलेबस में भी कहीं पे आया था ना, राइट? हाँ. तो इसका ये क्रेडिटिंग एजेंसी है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई अबाउट सिक्योरिटी रिसीट. पहले जनरल गूगल क्या बोलता है सुन लेते हैं. सिक्योरिटी रिसीट मीन्स अ रिसीट और एनी अदर सिक्योरिटी. तो इन्होंने सिक्योरिटी रिसीट को तोड़ के बता दिया. सिक्योरिटी मीन्स रिसीट और सिक्योरिटी. शाम को गूगल किया, इशूड बाय एन एआरसी, के एआरसी इशू करता है. गूगल का आंसर हमेशा आपका होगा जनरल, कि अगर 10 में से 8 बार एआरसी करता है तो वो बोल देगा एआरसी करता है. इशूड बाय एन एआरसी टू एनी क्वालिफाइड बायर्स. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ही अलॉटमेंट होता है, ठीक है. परसुएंट टू अ स्कीम एविडेंसिंग द परचेज और एक्विजिशन बाय द होल्डर देयरऑफ ऑफ एन अनडिवाइडेड राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल असेट इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटाइजेशन. चलो देखते हैं सर, ये तो बहुत ज्यादा कुछ समझा नहीं पाए हमको. ब्रिकवर्क आते हैं इसके ऊपर. यस, ब्रिकवर्क क्या है? एक सेबी रजिस्टर्ड, आरबीआई अक्रेडिटेड, एनआईसी इम्पैनल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. ब्रिकवर्क रेटिंग तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. इन्होंने कहा कि हमारे पास अगर कोई रेटिंग आती है, सिक्योरिटी रिसीट आता है रेटिंग के लिए. हमने पढ़ा ना कि हर सिक्योरिटी रिसीट को रेटिंग लेना कंपलसरी है. तो ये बता रहे हैं कि कोई भी सिक्योरिटी रिसीट हमारे पास रेटिंग के लिए आता है तो हम कैसे रेटिंग करते हैं. इससे इन्होंने सिक्योरिटी रिसीट को समझाया भी थोड़ा सा. सिक्योरिटी रिसीट्स आर इशूड बाय एआरसी. ये दूसरी बार सुन रहे हैं हम एआरसी का नाम, कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज हैं, वही सिक्योरिटी रिसीट को इशू करती हैं. व्हेन एनपीएस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के एनपीए एंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफआई आर अक्वायर्ड बाय एआरसी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी. बैंक अपने असेट को, यहां पे असेट हो गया एक एनपीए. बैंक का लोन असेट होता है. अब वो असेट अगर एनपीए हो गया तो भी है तो असेट ही ना. तो बैंक अपने असेट को, एक लोन को, एक एनपीए को बेच रहा है टू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. ये तो कॉमन है ना, तभी तो इनको बैड बैंक्स भी कहा जाता है हम लोग, कि हमारे जो भी लोन हमसे रिकवर नहीं हो रहे, कि यार हमने 10 करोड़ का लोन दिया था वो रिकवरी नहीं हो रहा है, आप हमें 7 करोड़ अभी दो ले लो फिर आप रिकवर करते रहना. तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बैंक्स की कि बैंक्स अपने बैड लोन्स जो हैं वो सीधे एआरसी को दे देते हैं. चलो ठीक है, ये एआरसी को दे दिया. अब एआरसी को ये रिकवर करने में समय तो लगेगा ना. एआरसी को उस लोन को रिकवर करने में टाइम तो लगेगा. अब जब तक उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा तो तब तक ये बैंक रुकेगा थोड़ी ना पैसे के लिए. सो सिक्योरिटी रिसीट्स कहां यूज होती है? ये एआरसी बैंक को, चलो रुक भी जाओ, बैंक को भी नहीं, बैंक को पैसे देने के लिए इन्होंने अगर असेट खरीदा है तो इनको कुछ कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा, फिर एआरसी उसको असेट को रिकवर करेगा.
आज मान लीजिए एक लोन था 10 करोड़ का, इन्होंने डील कर ली 7 करोड़ में, तो एआरसी इस लोन को रिकवर करने की कोशिश करेगा ना 8 करोड़, 8.5 करोड़, 9 करोड़ में, ताकि इसका भी प्रॉफिट होगा 7 करोड़ के ओवर एंड अबव। अब यहां पे कैसे यूज होता है सिक्योरिटी रिसीट? सिक्योरिटी रिसीट्स आर इशूड बाय एआरसी or securitization companies when non-performing assets of commercial banks and financial institutions are acquired by ARC for the purpose of recovery. As per extant instruction, investment in security receipts is restricted to the qualified institutional buyer as defined by SARFAESI. कौन सिक्योरिटी रिसीट में इन्वेस्ट कर सकता है? सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ऐसा ही बता रहे हैं, ऐसा सार्फेसी ने कहा है। यूजुअली सबको दिख रहा है? अब समझना इस पॉइंट को। यूजुअली एनी एआरसी परचेजिंग एन एनपीए, एआरसी परचेजिंग एन एनपीए फ्रॉम अ सीबीएफआई, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म अ ट्रस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फाइनेंशियल असेट दस अक्वायर्ड। अब ये फाइनेंशियल असेट अक्वायर किया है, इसको मैनेज करने के लिए ये एआरसी एक ट्रस्ट को फॉर्म कर देती है। जनरली इनका कहना है कि एआरसी फॉर्म कर देगी एक ट्रस्ट को, ये ट्रस्ट इस एनपीए को संभालेगी जो एनपीए हम खरीद रहे हैं। यूजुअली एनी एआरसी परचेजिंग एन एनपीए फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म्स अ ट्रस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फाइनेंशियल असेट दस अक्वायर्ड एंड द ट्रस्ट इश्यूज सिक्योरिटी रिसीट्स टू द QIB. The receipts are presently not tradable and transfer is also restricted to another QIB. अब ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को दे रहा है एआरसी मैनेज करने के लिए, बट पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि हमें कंसिडरेशन पे करना है। ये ट्रस्ट इशू करती है सिक्योरिटी रिसीट्स ओनली टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल, दोज आर गोइंग टू बी QIBs, और ये तभी तो कंपल्सरीली इशू होगा कैसा? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, क्योंकि आप पब्लिक को दे नहीं सकते, कितना रिस्की है। ये एक बैड लोन, एनपीए आया है, इस एनपीए को एआरसी ने ट्रस्ट को दिया है, अब ट्रस्ट को पैसे देने पड़ेंगे ना, तो ये सिक्योरिटी रिसीट इशू करेगा, मनी रेस करेगा फ्रॉम क्यूआईबी, ये मनी आएगा एआरसी के पास और इस पैसे से बैंक को कंसिडरेशन वापस मिलेगा। और अब एआरसी रिकवर करने की कोशिश करता है पैसा, एफर्ट्स पूरे एआरसी लगाएगा, और जैसे ही रिकवर हो गया पैसा, इवेंचुअली ये जो पूरा पैसा रिकवरी का है ये इफेक्टिवली आएगा किसके पास? ट्रस्ट के पास, क्योंकि वो जो एनपीए है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। ये आ गया, रिकवर हो गया पूरा का पूरा पैसा। अब सुनना, एग्जाम्पल अमाउंट का भी ले लेता हूं। मान लेते हैं हम 7 करोड़ के अंदर एक लोन था जो 10 करोड़ का था, वो बेचा गया। ये सबको समझ में आ रहा है? लोन में द अमाउंट टू बी रिकवर्ड इज 10 CR, बट एआरसी बॉट इट एट 7 CR ऑब्वियसली। नाउ एआरसी हैज प्रैक्टिकली गिवन दैट एनपीए टू द ट्रस्ट, एनपीए ट्रस्ट के पास गया, ट्रस्ट ने क्यूआईबी को इशू किया सिक्योरिटी रिसीट और यहां पे रेस कर लिया 7 करोड़। ये 7 करोड़ किसको दे दिया? एआरसी को। एआरसी ने 7 करोड़ किसको दे दिया है? बैंक को। पैसा हो चुका है। अब लेकिन हमें इन क्यूआईबी को पेमेंट भी तो देना बाकी है। सिक्योरिटी रिसीट एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसा समझो, तो हमको उन लोगों को रीपे भी करना है। अब उनको रीपे कैसे करेंगे? तो अब हम इस लोन को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं हमने इसको रिकवर कर लिया इन 8 CR। अब ये 8 CR में हमने रिकवर कर लिया है इफेक्टिवली। अब ये जो 8 CR में रिकवरी हुआ है उसमें से इन लोगों को भी पैसा जाएगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमारे एआरसी को भी आएगा। इस प्रकार से सिक्योरिटी रिसीट स्ट्रक्चर होती है। माय गुडनेस, एटलीस्ट 20-30% थोड़ा सा समझ में आया। थोड़ा सा और देखते हैं। द रेटिंग से हमको मतलब नहीं है। नहीं, ये नहीं समझ सकते आप। नहीं, बस ठीक है, इतना ही है जो हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं इस रेटिंग इंस्ट्रूमेंट से। आगे का तो कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने एक्चुअली हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में उन्होंने ये रखा ही नहीं कुछ कि सिक्योरिटी रिसीट होता क्या है। उन्होंने सीधे फोकस कर लिया एलिजिबिलिटी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि भैया ये तो हमेशा इशू करते हैं हम किसको? क्यूआईबीस को। इशू क्यूआईबीस को ही करते हैं हम इसको, हम रैंडमली किसी व्यक्ति को करते ही नहीं है। तो क्यूआईबी को जब भी अलॉटमेंट करते हैं तो मिनिमम लॉट हो गया है 10 लाख। इसका मतलब अभी तक का इंटरप्रिटेशन गलत था। अभी तक का इंटरप्रिटेशन क्या था कि हम किसी भी व्यक्ति को देंगे तो कम में दे सकते हैं, 10 लाख से कम में। क्यूआईबी को देंगे तो 10 लाख में देना है, क्योंकि उन्होंने दिया ही ऐसा है। लेकिन एक्चुअली आप सिर्फ क्यूआईबी को दे सकते हो, मतलब आप अलॉटमेंट किसी को भी करो, कम से कम 10 लाख का अलॉटमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो अलॉटमेंट टू क्यूआईबी
इस 10 लाख, इसका मतलब ही यही है यू हैव टू मेक अलॉटमेंट टू क्यूआईबी ओनली। तो मिनिमम अलॉटमेंट इज ओनली 10 लाख। कि किसी व्यक्ति को अगर सिक्योरिटी रिसीट खरीदना है तो 10 लाख का खरीदना ही पड़ेगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख हो गया और ट्रेडिंग लॉट भी 10 लाख हो गया। अब नाउ दिस मेक सेंस ना, कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 10 लाख एंड ट्रेडिंग लॉट इज ऑल्सो 10 लाख। ऐसा थोड़ा थोड़ा है, बाकी इन्होंने तो पूरा कंसेप्ट रखा ही नहीं है। कोई जनरल क्वेरी तो कहिए, थोड़ा डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर वी कैन मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक। यही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने ये सब दिया ही नहीं है। यहां पे उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी रिसीट का रेगुलेशन उठाया और उनके मन से कोई सिलेक्टेड प्रोविजंस यहां पे दे दिए। व्हाट दे कुड हैव डन इज, इसके अंदर भी वो एक टॉपिक रख सकते थे, अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी रिसीट। दे हैव नॉट केप्ट इट ऑल। तो अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इट इज वेरी इजी कि आप इसमें से कोई भी एक टॉपिक आएगा एंड वील राइट इट अप। बट इफ इट ऑल यू वांट टू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी रिसीट कैसे फंक्शन करता है, ये सिक्योरिटी रिसीट का प्रॉफिट कौन कौन आएगा, ट्रस्ट बनाए तो उसके यूनिट होल्डर कौन कौन है, कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर। ऐसा नहीं, तो उन्होंने तो सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट भी पूरा नहीं दिया ना, वो तो उन्होंने बस एक अंडरस्टैंडिंग दे दिया तो हमने उसको समझ लिया। बट एक्चुअली तो आप मतलब अगर पढ़ने जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे सोचो कि एक रेगुलेशन है सेबी का पूरा, और उसको क्या है 3 पेज में 4 पेज में खत्म थोड़ी ना हो सकता है। तो 3-4 पेज में बहुत सिलेक्टेड प्रोविजन रखा है। सेबी में और रेगुलेशन साथ में क्यों है? साथ में इसलिए क्योंकि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड रेगुलेशन है ना सारी। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट जब हम पढ़ते हैं, यहां पर भी जो ट्रस्टी बनता है ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, और यहां पर भी पूरा काम जो कर रहा है वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है। तो रियल लाइफ में ये दो बहुत साथ में काम करते हैं। बैंक का ही असेट है लोन, जो कि सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट में भी आ रहा है, और यहां पर भी एक एनपीए है वो जो यहां पर आ रहा है। तो दोनों बहुत सिमिलर है, अगर एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है दोनों बहुत सिमिलर है। दोनों के ऊपर आरबीआई के गाइडलाइंस भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो दोनों बहुत सिमिलर है। ऐसा वापस हमारे सिलेबस में बहुत सिंपल सा रखा गया, एग्जाम में आएगा तूफान मार्क्स देके जाएगा। यस मैम, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। जितना हमने अभी तक पढ़ा उससे समझ सकते हैं, सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर उसको पब्लिक इशू को नहीं कर सकते। पब्लिक इशू करना है तो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट को करो। थोड़ा समझाने की कोशिश करो तो समझ में आया तो आप कोशिश करो बस, कि अगर बैंक के अच्छे असेट्स को बेच रहे हैं तो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो आप, और उसको आप पब्लिक को बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बैंक के बुरे असेट्स हैं, एनपीएस टाइप हैं, तो उसको आप सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं आ सकते। सिक्योरिटी रिसीट करके आप सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दे सकते हो। थोड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है हाँ। और ये 10 lakhs नहीं, इट रन्स इनटू क्रोर्स। 10 लाख इज द मिनिमम लिमिट, इट एक्चुअली रन्स इनटू क्रोर्स। बिल्कुल हो सकता है ट्रांजैक्शन बड़ा है छोटा होगा वो रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि जो असेट है वो कैसा है। अगर असेट अच्छा है, भले असेट 50 करोड़ का होगा 100 करोड़ का होगा, लेकिन अगर असेट अच्छा है तो आप सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो 1000 करोड़ का भी है लेकिन असेट ही एनपीए है, तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी रिसीट के अंदर। बहुत संक्षिप्त में बात चल रही है अभी भी। यस सर, अब यही पूरा एरिया है जो आपको पता ही नहीं है कि क्यूआईबी को रिटर्न में क्या मिल रहा है। ये तो है ही नहीं, बताया ही नहीं उन्होंने क्या मिलेगा ऐसा। क्योंकि नॉर्मली तो हम सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में समझते हैं कि वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। सिक्योरिटी रिसीट तो डेट इंस्ट्रूमेंट है नहीं है, ये भी नहीं बताया, बस नहीं बताया। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताते रहे, बस ये बोला कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया, मान लो 7 करोड़ का 8 करोड़ में बिका, ये 1 करोड़ का जो बेनिफिट है 2 लोगों में शेयर होगा, एक होगा क्यूआईबी और एक होगा एआरसी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस। तो पॉइंट यही है ना कि इतना कुछ है, तो वो सीखने के लिए जाएंगे तो बहुत कुछ है, बट उन्होंने बहुत संक्षिप्त में आपके सिलेबस में देके छोड़ दिया। चलो अब इसको यहाँ पे रोकते हैं हम लोग, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। जितना नीडेड है वो उससे ज्यादा हो चुका है। एकदम समराइज तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी रिसीट का आपके पास में ये चार्ट परफेक्टली होना चाहिए, और अगर ये सिक्योरिटाइजेशन के बारे में है तो देयर विल बी नथिंग व्हिच कैन ट्रबल यू अप। थोड़ा सा सिक्योरिटाइजेशन और सिक्योरिटी रिसीट को अगर समझ में आया है तो ये याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज पूरा रट्टाफिकेशन हो जाता है। अगर समझ में आ गया है तो याद रखने में कंपैरेटिवली आपको इजी जाएगा। चल अब एक शाम के हिसाब से टॉपिक ले लेता हूं मैं। हा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। रुक जाओ पहले, बहुत जरूरी है, मैं पढ़ाऊंगा, कोई इसको खुद से नहीं पढ़ेगा। व्हाट आर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज? चलो अच्छा, नहीं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी पहले पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद में आप कुछ भी ब्रेक ले लेना, ठीक है? चलो हाँ चलिए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज क्या होता है? ये एक होता है लैप, एक होता है
लेस। लैप बोले तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि भारत में सबसे पॉपुलर है। एक होता है लेस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। ज्यादातर बैंक्स लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी देना मना कर देते हैं, देते ही नहीं है। आप जाओगे सिक्योरिटीज पे लोन लेने के लिए, नहीं देते। लैप सारे बैंक्स देते हैं। ऐसा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में हो क्या रहा है, बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। कोई भी एक बैंक है, आपको लोन चाहिए, या आप हो, आप बैंक के पास जाते हो, भैया लोन दे दो, कटोरा लेके, ठीक है। तो बैंक आपको बोलता है कि ठीक है आपको लोन तो दे देंगे, बदले में आप सिक्योरिटी के रूप में क्या दे दोगे? तो आप कहते हो कि हमारे पास है एक डीमैट अकाउंट, उस डीमैट अकाउंट में हमारे पास में है शेयर्स 10 लाख के शेयर हैं, इसके बदले में अब हमको लोन दे दो। अब बैंक, आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि बैंक लोन देने में कतरा रहा है, बिकॉज ये जो असेट है ना, इसका प्रॉब्लम क्या है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना। बैंक्स लव गिविंग होम लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, गोल्ड लोन, बिकॉज बैंक को पता है कि उनके प्राइसेस क्रैश नहीं होते हैं, स्टेबल प्राइसेस रहते हैं, क्रैश तो नहीं होते हैं, जनरली तो नहीं होते हैं। सो क्रैश कभी जनरली प्राइसेस होंगे नहीं, तो बैंक से सिक्योर। बट यहां पे कोई भी अच्छे से अच्छे कंपनी का शेयर होगा, लेकिन शेयर मार्केट तो गिर ही सकता है कभी भी, तो बैंक्स आर वेरी रिलक्टेंट टू गिव लोन। बट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी को मैं बायस तरीके से नहीं पढ़ाता हूं कि कभी भी नहीं मिलेगा, कभी कोई मिल भी जाता है, क्योंकि सिक्योरिटीज का जो डेफिनेशन वो काफी बड़ा है। अगर आपके पास में कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो कि श्योर शॉर्ट है, जिसकी प्राइसेस गिर ही नहीं सकती है, तो मिल ही सकता है ना। सर ऐसा कोई एग्जांपल दे दो, बिल्कुल दे देता हूं। बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, एफडी के इंस्ट्रूमेंट्स, और ये आपने सुना होगा ना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। कुछ सिक्योरिटीज ऐसी भी होती हैं जिनका अंदर स्टेबिलिटी होती है थोड़ी, तो बैंक्स उन चीजों को लेके, उन सिक्योरिटी को लेके कभी भी लोन दे सकता है। इक्विटी शेयर को लेके बैंक्स आर वेरी रिलक्टेंट टू गिव लोन। बट ऐसी कोई भी सिक्योरिटी को हम रख रहे हैं हमारे पास में एज अ कोलैटरल, और बदले में आपको लोन दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। ये खत्म, बस हो गया। दिस इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज लेस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। लोन इज एडवांस टू अ कस्टमर अगेंस्ट प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, और सिंपली पुट लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, एनएससी। एनएससी क्या होता है, आगे आएगा आपका। उसके बाद में एंड अदर सिक्योरिटीज। द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अगेंस्ट विच लेस कैन बी एडवांस वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। हर एक बैंक का अलग अलग हिसाब है कि वो कौन सी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन देते हैं, बट प्राइमरली द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो ये आप समझना, ये लॉ का हिस्सा नहीं है, ये जनरल बात बोल रहे हैं कि जनरली मेजॉरिटी बैंक्स इनको मान लेते हैं। कौन से? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, नाबार्ड के बॉन्ड्स। नाबार्ड के बॉन्ड्स आर ऑल्सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। नाबार्ड को आज आपने 1000 रुपए दिए, 5 साल के बाद नाबार्ड आपको 1000 के ऊपर समझ लो प्रीमियम दे रहा है, 1300 रुपए वापस दे रहा है, 1400 रुपए वापस दे रहा है। तो ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। किसान विकास पत्र वगैरह अगर आपने सुना होगा तो इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसके अंदर आप ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो और आपको वापस वो पैसे मिलते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। वैसे नाबार्ड के बॉन्ड्स आते हैं। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, डीमैट। ये आ गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो ऊपर एनएससी लिखा था, किसान विकास पत्र, ये भी डीमैट में हो गया आजकल। इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज बाय बैंक। कोई एग्जैक्ट लिमिट या एग्जैक्ट रूल नहीं है, हर एक बैंक का अपना अपना फंडा होता है। बाय प्लेजिंग द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय बोरोवर, अ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह लोन दे दिया जाता है। द वैल्यू ऑफ द ओवरड्राफ्ट लिमिट दैट इज एडवांस्ड इज डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर प्लेज्ड। क्या बात बता दी इन्होंने, कि आपने जिस प्रकार की सिक्योरिटीज दी हैं उतने अमाउंट का आपको लोन मिलेगा। वेरी नाइस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन एंड ओनली फॉर द पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन। चलो इसको कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं, यहां पे ध्यान दो। कोई भी व्यक्ति है, कटोरा हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। इस व्यक्ति के पास में कुछ सिक्योरिटीज होनी चाहिए। ये व्यक्ति बैंक से लोन लेने के लिए आ रहा है, बैंक ने इससे सिक्योरिटीज मांगी है, इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज दे दी। अब सिक्योरिटीज के अंदर एलिजिबल सिक्योरिटीज क्या होती है, तो हमने देखा कि मोस्ट पॉपुलरली अगर हम बात कर लेते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, उसके बाद में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो गए, नाबार्ड के बॉन्ड्स हो गए, डीमैट शेयर्स हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, और क्या था, किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को कहते हैं। ये जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज हैं, इनके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। ये मैंने सिक्योरिटीज दी। अब सुनना अच्छे से, इन सिक्योरिटीज का वैल्यू था 1 CR। अब बैंक मुझे इसके बदले में क्या देता है, एक ओवरड्राफ्ट
facility for, yes, that's the game, not 1 CR, not even 80 lakhs. This depends on the security. मान लीजिए मैंने दिया है उनको नाबार्ड के बॉन्ड्स, तो उनको लगता है कि नाबार्ड के बॉन्ड्स के ऊपर तो यार ये सेफ ही है, ये 1 करोड़ के ऊपर तो हम 90 lakhs भी दे सकते हैं, ताकि सुनना 1 करोड़ पे 1 करोड़ तो लाइफ में कभी नहीं देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट और वो भी कवर करना होता है उनको, तो ये इंश्योर 90 lakhs, ताकि कभी भी अगर इंटरेस्ट वगैरह होकर 1 CR होगा तो हम बेच देंगे, बिकॉज दे नो 1 CR से उसकी वैल्यू 1 रुपए भी कम नहीं होगी. वहीं अगर मान लीजिए वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं, अब रिस्की है ना क्योंकि शेयर मार्केट आ गया, दे माइट जस्ट गिव यू अ लोन ऑफ 60 lakhs. कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 1 करोड़ के दिए, 60 लाख का लोन देंगे. आपने किसी रिस्की कंपनी के इक्विटी शेयर दिए, वो हो सकता है आपको लोन देंगे 30 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का. उनको डर है कि 1 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो गिर के कभी अगर गिरने गए तो पता नहीं है, तो हम 1 करोड़ के शेयर के अगेंस्ट सिर्फ 30 lakhs के लोन देंगे. ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लोन मिलेगा, डिपेंड करता है टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ सेकंड पार्ट, ये लोन कैसे देते हैं, वो इन वे ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिनको पता है बेस्ट है, जिनको नहीं पता है मैं आइडिया देता हूँ. दे गिव यू अ बैंक अकाउंट विद अ लिमिट. इसका मतलब है नाउ दे गिव यू अ लिमिट, नॉट अ डायरेक्ट लोन, लिमिट दिए 50 लाख की. इसका मतलब है कि उस बैंक अकाउंट से आप 50 लाख तक के चेक्स दे सकते हो, उसका बैलेंस जीरो होने के बाद भी. जनरली बिजनेसेस कीप अ ओवरड्राफ्ट अकाउंट. इसमें फायदा क्या होता है, आज मान लीजिए इस व्यक्ति को 10 लाख की जरूरत है, इसके पास बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट है. क्रेडिट कार्ड समझते हो ना, एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड समझ लो. इस व्यक्ति के पास में एक क्रेडिट कार्ड है, बस वो कार्ड नहीं होगा, वो चेकबुक के माध्यम से काम होगा, बैंक अकाउंट के तरीके से काम होगा. 50 लाख रुपीस का क्रेडिट कार्ड मुश्किल है, तो अब 50 लाख 5 करोड़ अमाउंट कुछ भी हो सकता है. अब मान लो मुझे भी 10 लाख की जरूरत है, मैंने 10 लाख का चेक किसी को दे दिया, ठीक है, 15 दिन बाद मैंने 10 लाख रुपए जमा भी करा दिया, तो मैंने इस 50 लाख की लिमिट में से सिर्फ 10 लाख रुपीज यूज किए और 15 डेज के लिए यूज किए. इंटरेस्ट सिर्फ जितने दिन के लिए यूज किया अमाउंट उसके ऊपर ही लगेगा. पूरे 50 लाख पे मुझे थ्रू आउट इंटरेस्ट पे नहीं करना है. मैंने 10 लाख यूज के बाद खत्म. थोड़े दिन बाद मुझे वापस 20 लाख का चेक देना था, पैसे नहीं थे, मैंने 20 लाख का चेक दे दिया इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट से. 3 महीने बाद मेरे पास पैसे आए, मैंने 20 लाख रुपीज वापस अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए. तो मैंने 3 महीने के लिए 20 लाख रुपीज यूज किया है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा. ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में होता है जनरली, तो यहां पे उन्होंने वैसा ही पढ़ा दिया. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि आपके पास कुछ शेयर्स या बॉन्ड्स पड़े थे, उसमें लिक्विडिटी कम थी, तो आपने उसको लोन देके एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी खुलवा दी. अगर आप यूज नहीं करोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, लेकिन अगर कभी भी आपको इमीडिएटली बिजनेस के लिए फंड्स लगे, यहां से लो, यूज करो, वापस दे दो, जितने दिन के लिए यूज करोगे उतने ही दिन का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है. ओवरड्राफ्ट का आइडिया समझ में आ रहा है क्या होता है सबको? आई थिंक बहुत क्रिटिकल तो नहीं है, कोई व्यक्ति इसको ओवरड्राफ्ट नहीं समझ रहा हो. एग्जैक्टली लाइक क्रेडिट कार्ड, बस समझ लो कि वो बिजनेस यूज करते हैं. क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है कि आपको भी पैसे नहीं देने, इसमें आपका नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, बस कि हाँ आपने 15,000 का स्वाइप कर दिया है, अब आपको 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन आपके उसमें 15,000 पे ऑफ करने. एज इजी एज दैट, सिंपल. बस क्रेडिट कार्ड में आपके पास नो इंटरेस्ट की प्रोविजन होता है, अगर आप उसको टाइम में पे कर दो. यहां पे आप जितने दिन के लिए यूज करोगे उतने पे इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा. बिजनेसेस कीप क्रोर्स के ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ताकि उनको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे. चल, the advantageous part of pledging your security is one, that the borrower is able to get steady cash easily at the time of need, and secondly, the borrower need not be devoid of the benefit as shareholder. बहुत भारी चीज क्या है, आपने अपने सिक्योरिटीज को प्लेज भी कर दिया, उससे ओडी का फैसिलिटी मिल गया, और इन सिक्योरिटी पे जो भी मजे हैं वो आप ही ले रहे हो. अगर ये म्यूचुअल फंड है, अगर ये शेयर्स है, डिविडेंड मिलेगा आप ही को मिलेगा. अगर ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट आप ही को मिलेगा, होल्डर आप ही हो, बेचे थोड़ी ना अपने, आपने सिर्फ एज ए सिक्योरिटी दिए, तो होल्डर आप ही, तो सारे एज ए शेयर होल्डर के मजे भी आप ले रहे हो. This means that the borrower enjoys the right of receiving dividend bonus along with gaining from the price movement in the share. कि अगर प्राइस भी बढ़ता है तो भी बेनिफिट आपका है, डिविडेंड तो आपका है ही है. This facility is ideal to meet short-term financial needs and the interest rate are lesser than in personal loan. वैसे मैं अगर सही बताऊं तो इसके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं, पर ये बहुत स्मार्ट निकले. इन्होंने ये नहीं बोला इंटरेस्ट रेट आर हायर, इन्होंने कहते इंटरेस्ट रेट आर लोअर एज कंपेयर टू, बिकॉज पर्सनल लोन में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं. तो इंटरेस्ट रेट ऐसे बताऊं अगर मैं आपको, तो ऐसे समझो, होम लोन में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 9% का, गोल्ड लोन में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 10% का, पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 18% का. ये हिसाब है. तो ये क्या कहते हैं कि द इंटरेस्ट रेट हियर इज लोअर देन पर्सनल लोन. जनरली द इंटरेस्ट रेट हियर इज हायर. तो अगर बात करता हूं ओडी का इंटरेस्ट रेट, तो ओडी का इंटरेस्ट रेट 12% के आसपास तो रहेगा. तो इन्होंने बस ये नहीं बोला कि ये हायर है, इन्होंने कह दिया इससे तो लोअर है, तो पर्सनल लोन के मुकाबले लोअर है. इट इज हाउ यू लुक एट इट वाला लॉजिक है.
फिर आ गए फीचर्स ऑफ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, बहुत ही फुद्दू बातें बोली। पहला, सिक्योर्ड होता है ये, हाँ ना, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के नाम में लिखा है सिक्योर्ड है लोन। इसका टेन्योर जनरली 1 ईयर, सिर्फ भगवान जानते हैं कि 1 ईयर कहां से लेकर है, किसी लॉ में कहीं नहीं लिखा है। तो उन्होंने अपना जनरल बताया कि जनरली 1 ईयर का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आप कितने समय का लें, बट हम तो मॉड्यूल के हिसाब से लेंगे जनरली 1 ईयर। नेक्स्ट कम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज फ्रॉम 12 to 15% पर एनम, इसके आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ओवरड्राफ्ट के अंदर। प्रोसेसिंग फीस अप्रॉक्स 2%। प्रोसेसिंग फीस क्या होता है पता है आपको? कोई भी लोन ले रहे हैं आप तो आपको एक प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है। तो आजकल बहुत कम हो गई है फीस, पहले बहुत ज्यादा थी। आज की तारीख में अगर आप होम लोन ले रहे हो तो 10-15 हज़ार रुपए की प्रोसेसिंग फीस है, सिंपल। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग फीस इज 2% ऑफ द लोन अमाउंट, विच इज ह्यूज। ऐसा तो जनरली कह रहे हैं, यूजुअली वापस 2% लोन अमाउंट। अब ये आप खुद से पढ़ो, देखो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि लोन अमाउंट डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे। कुछ केस में तो आपको 50% ही मिलेगा, कुछ केस में उससे भी कम मिल सकता है, तो मार्जिन कहते हैं बहुत ज्यादा होगा। और लास्ट पॉइंट होता है प्री पेमेंट चार्जेस। देयर आर नो प्री पेमेंट चार्जेस। प्री पेमेंट क्या होता है याद है? आप कोई भी लोन ले रहे हो 2 साल का, लेकिन आप उसको प्रीपे कर दो थोड़े समय पहले, ऐसा तो बैंक्स उस पर कभी कभी चार्ज करती है प्रीपेमेंट चार्जेस, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे तो ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट में कैसे प्रीपेमेंट चार्जेस लगाओगे? ओवरड्राफ्ट का तो लॉजिक है, हम जितने दिन यूज करेंगे उतने दिन का लोन है, तो कोई प्रीपेमेंट चार्जेस होंगे नहीं। कुछ होता है ना टॉपिक को अननेसेसरी ऐड किया हुआ, ये वो है कि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के चक्कर में आए हैं। कोई जो इसका रिश्तेदार होगा जो इस टॉपिक बना रहा होगा, कोई सेंस नहीं था इस टॉपिक को ऐड करने का, मतलब कोई व्यक्ति को नहीं भी पता है तो वो लिख सकता है इसके बारे में, बट ठीक है। अब जब इन्होंने टॉपिक बना दिया है तो हमारे लिए ये कंपलसरी हो गया है कि हमारे पास, इफ वी आर राइटिंग दिस आंसर इन द एग्जामिनेशन, तो वी शुड स्टिक टू मॉड्यूल एंड वी शुड नॉट गिव आवर जनरल ओपिनियन। तो हमें क्या लिखना होगा कि प्राइमरीली द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर अप्रूव्ड। अब ये कोई लॉ नहीं है, ये जनरल बात हो रही है, सारे टॉपिक जनरल चल रहे हैं, प्राइमरीली ऐसा होता है। फिर ये यहां पर आ गए कि ये सिक्योर्ड है, ये तो नाम ही है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, सिक्योर्ड होना है। टेन्योर वापस आ गए, जनरली 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली 12 to 15% है, जनरली कोई इसके भी हाथ पैर नहीं है। प्रोसेसिंग फीस हाँ मैं यूजुअली 2% के आसपास है, ठीक है। लोन का अमाउंट ये तो डिपेंड ही करता है ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी। प्रीपेमेंट चार्जेस, नो प्रीपेमेंट चार्जेस, ये एक चीज उन्होंने स्थिर बताई, नो प्रीपेमेंट चार्जेस। बिकॉज आप लॉजिक समझो, ओवरड्राफ्ट में अगर प्रीपेमेंट चार्जेस हो जाएंगे पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में प्रीपेमेंट चार्जेस कैसे हो सकता है? कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, ठीक है। एज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में जो आपको लोन मिलता है वो आपको मिलता है एज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हाईलाइट कर दो ये सब चीजें। ये टॉपिक वापस चैप्टर 14 में कवर भी होगा, लेकिन अब शाम को मिले हैं तो एक ऐसा टॉपिक तो आपको पढ़ना ही चाहिए था। फटाफट से अंडरलाइन कर दो। 100% आप अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर लोन नहीं ले सकते कभी भी, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर लोन हो सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं भी लिखा होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, उसके ऊपर कोई लोन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर लोन मिलेगा। लॉजिकल है, ये क्या बात हुई? आपको पता है एक बहुत भारी चीज बताता हूं, आप जब होम लोन लेने जाते हो बैंक्स कंपल्सरीली आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आईसीआईसीआई वगैरह सबकी। तो आप लेने गए होम लोन, वो पूछते हैं कौन है आपके अंदर डिपेंडेंट, कौन है, उनको समझ में आता है कि सब आप ही के ऊपर है, तो वो आपसे पहले आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का वैल्यू कम से कम होम लोन के अमाउंट जितना रखवाते हैं, मतलब कुछ और रहे ना रहे, हमें हमारा पैसा रिकवर हो जाना चाहिए। माय गुडनेस। एंड देन यू हैव टू नेगोशिएट टू देम कि नहीं कराएंगे, हमारा खुद का है, बट उनका प्राइमरी रूल के अंदर वो आपसे आपका लाइफ इंश्योरेंस करवा के लेते हैं। गजब, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसा है कि वो जो पैसा आएगा उस पैसे से लोन रिपे हो पाए। तूफान। यस, हाईलाइटिंग इज डन। यस आई नो। अब आप लोग ब्रेक लेने की पूरी इच्छा रखते हो, मैं आपको बताऊं ब्रेक के बाद थोड़ा सा, चलो ब्रेक की तो जरूरत लगी जाएगी आपको, ठीक है। 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। आफ्टर दैट आई विल ओनली टीच फॉर हाफ एन आवर। गधो, एक 10 मिनट का ब्रेक काफी होगा क्या? होगा पक्की बात? चलो भाग के जाओ, दौड़ के आओ। यस, गुड डे।
इसके बाद कुछ भी नहीं मैं बताऊं, बस इतना सा है, मुझे एक चीज ये पढ़ानी है, दिस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विच इज ऑलरेडी सेट ए। घर जाने का मत सोच लेना भाई, है ना। ये चैप्टर ही नहीं है, पर क्या है, एग्जाम पॉइंट से खत्म करते हैं। तो मैं अगर आपको सच बताऊं तो मुझे सिर्फ ये पढ़ाना है और ये पढ़ाना है, बस ये 2 चार्ट्स पढ़ाना है। ऐसे अभी नहीं 10 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, कोई लोड नहीं है, ऐसे ड्राई टॉपिक्स हैं। जी सर।